स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग आज जो है देखेंगे मशीन वगैरह कैसे करके क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर आप किसी भी रीजन को सिलेक्ट कर रहे हो, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर मुंबई को सिलेक्ट कर रखा है, तो मेक श्योर कि आप सारा काम एक ही रीजन में करो, दूसरे रीजन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। टिल द टाइम हम लोग वीपीसी वगैरह पे नहीं पहुंचेंगे, रीजन पे जाना। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो है मशीन क्रिएट करना सीखते हैं। मशीन क्रिएट करना हमें ऑलरेडी आता है, क्योंकि मैंने देखा था कि आप लोगों ने मशीन वगैरह क्रिएट कर रखी थी, लेकिन मैं सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट उससे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग जैसे काम करते हैं तो हमारे पास हमेशा रिक्वायरमेंट आती है, डेवलपर से आती है, कभी एप्लीकेशन टीम से आती है, कभी हमारी इंटरनल टीम होती है, वो हमें एक रिक्वायरमेंट देती है कि उनको एक मशीन चाहिए। अब हमारी अप्रोच क्या होती है, जब भी हम लोगों को एक मशीन देनी होती है, तो हम उनसे, नेचुरल सी बात है, ऐसे तो उनको मशीन दे देंगे देंगे नहीं, या तो कुछ हमारे पास कुछ एक वैलिड फॉर्म वगैरह होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तभी हम लोग उनको मशीन देंगे। ओके, अगर मैं वैलिड फॉर्म वगैरह की बात करूं, तो ये सारी चीजें ना कस्टमर फिल करते हैं, या फिर ये पहले चलता था कि जिसके अंदर एक एप्लीकेशन टीम है, उनको एक मशीन की रिक्वायरमेंट है और वो एक फॉर्म को फिल करेंगी और उसके बाद वो सारी चीजें स्पेसिफाई करेंगी, या फिर एक कस्टमर है, वो फॉर्म को फिल करेगा, सारी चीजें स्पेसिफाई करेगा, उसको ये मशीन चाहिए, और वो उसके बाद एक अप्रूवल फेज में जाएगी, उसके बाद वो हमारे पास आएगी, और एक गोल्डन इमेज से हम उस मशीन को क्रिएट करके कस्टमर को दे देंगे, या फिर अपने एप्लीकेशन टीम या फिर डेवलपर्स जो भी हैं उनको हम दे देंगे। बट आज का सिनेरियो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो चुका है। अब आज के सिनेरियो के अंदर हम लोग जो है थोड़ा सा काम जो है उसको बचाते भी हैं और जल्दी भी करते हैं, और डेवऑप्स का मतलब ही यही है, जिसके ऑपरेशन और डेवलपर टीम दोनों एक साथ काम करती है। अब किसी मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऐसे करके रिक्वेस्ट आती है, जैसे कि हमें बोला जाता है कि एक एप्लीकेशन टीम है या फिर एक डेवलपर टीम है, उनको एक मशीन की जरूरत है। तो वो हमसे बोलते हैं कि हमें एक मशीन चाहिए। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, हम लोग यही पूछते हैं कि आपको किस लिए मशीन चाहिए। तो अब मशीन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो है मशीन उनको चाहिए हो, जावा एप्लीकेशन के लिए चाहिए हो, या फिर हो सकता है किसी कोई दूसरी एप्लीकेशन है उसके लिए चाहिए हो सकता है वो इसको यूज करने वाले हो, ऐसे डेटाबेस वगैरह। तो अब इस केस में जब हम लोगों को प्री रेक्विजिट पता होती है कि लेट सपोज कि ये जो मशीन है ये जावा यूज करेगी, और साथ के अंदर वेब सर्वर को भी ये यूज करेगी, और साथ के अंदर ये कोड कमिट, या फिर मैं ऐसे बोलूं एज अ रिपोजिटरी भी ये काम करेगी। तो इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मशीन ऐसे ही नहीं उठा कर देता। जैसे भी हम लोग मशीन बनाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंस पे गया, EC2 टू कंसोल पे आया, यहाँ पर मैंने इंस्टेंस पे क्लिक किया और मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कपल ऑफ ऑप्शन है, हम उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी के लिए एक मशीन अगर मैं क्रिएट करता हूँ, तो सबसे पहला जो मेरे पास ऑप्शन आता है वो आता है एक AMI को सिलेक्ट करना। AMI क्या है कि प्री इंस्टॉल उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे मैं यहाँ पर Amazon लिनक्स जो इस समय ले रहा हूँ, इसमें क्या है हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको लेकर मैं नेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पर आता है मेरे पास चूज इंस्टेंस टाइप। अब यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंस देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास इंस्टेंस जो है वो डिवाइड हो रखे हैं फैमिलीज में। जैसे T2 की फैमिली है, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ C4, C5 समथिंग, और नीचे आता हूँ तो मेरे पास D है, G है, I है। तो अब मान लो कि मुझे रिक्वायरमेंट ने ये बोला कि उसको 16 GB चाहिए मेमोरी, तो मेरी क्या अप्रोच होगी, मैं यहाँ पर देखूंगा T2 में, यहाँ पर मैं उसको 16 GB की मेमोरी में उसको दे दूंगा। राइट, मैं ऐसे ही किसी अप्रोच पे जाऊंगा। अब लेकिन बात ये है कि यहाँ पर तो T3 में भी मुझे 16 GB मिल रही है। ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर 16 नहीं, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, राइट। हाँ, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सेम है। बट ये T2 ये कैसे है, और अगर मैं नीचे जाऊं तो भी मुझे 16 GB मिलते हैं T3 ये में। अब मैं मशीन कैसे सिलेक्ट करूं, रेंडमली तो मैं कोई भी मशीन उठाकर दे नहीं सकता। तो इसके लिए AWS का डॉक्यूमेंटेशन, और AWS के आप किसी भी क्लाउड वेंडर के साथ काम करते हो, तो हर एक का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जहां पर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है और आपको मशीन इसके लिए चाहिए, तो आप ये वाली मशीन के लिए जाओ। ओके, इसका रीजन क्यों होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं EC2 टाइप्स अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, ओके, नीचे आ जाते हैं, आई थिंक यही है। क्लिक नहीं हुआ, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर मेरे पास Amazon EC2 इंस्टेंस टाइप है, और यहाँ पर मेरे पास जर्नल पर्पस है। जर्नल पर्पस में अगर मैं देखूं, तो मेरे पास मैक आ रहा है, T4G आ रहा है, T3 आ रहा है, T3A आ रहा है, T2 आ रहा है, M6
जी आ रहा है, कंप्यूट के अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, मेमोरी में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, एक्सेलरेटेड में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, स्टोरेज में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। अब इनका पर्पस क्या है? जैसे कि मान लो कि मैंने अभी एक रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे एक मशीन चाहिए जो कि एक वेब होस्टिंग के लिए चाहिए, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास रिक्वायरमेंट आई कि उसने बोला कि इसको वेब होस्टिंग के लिए यूज करना है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड में जाकर मैं चेक करूंगा कि मुझे कौन-सी वाली मशीन देनी है। जैसे कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने T3 को सिलेक्ट किया। अब मैं इसके नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास यूज़ केस है। यहाँ पर T3 में मुझे जितनी ही मशीनें मिलती होंगी, यहाँ पर ये मुझे सब कुछ दिखाएगा। यहाँ पर ये मुझे दिखा भी रहा है वर्चुअल सीपीयू कितना मिलता है, सीपीयू क्रेडिट कितना मिल रहा है, मेमोरी कितनी मिल रही है, स्टोरेज कितना मिल रहा है और नेटवर्क परफॉर्मेंस कितना मिलता है। सबको एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे सब चीज़ों को समझेंगे। अब लेट्स सपोज कि मेरी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे जो है 16 जीबी मिल रही है और मुझे 4 वर्चुअल सीपीयू मिल रहे हैं, T3 एक्सेल आर्च में और 16 जीबी की ये मिल रही है। अब मैं अगर नीचे आऊंगा तो यहाँ पर मैं इसके यूज केस देखूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं हाँ, कॉपी नहीं हुआ था क्या? ओके, कॉपी नहीं हुआ होगा। अगर मैं यहाँ पर यूज केस देखता हूँ तो ये कुछ माइक्रो सर्विस के लिए है, लो लेटेंसी इंटरैक्टिव एप्लीकेशन के लिए, स्मॉल एंड मीडियम डेटाबेस के लिए, वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। एक चीज यहाँ पर बिल्कुल याद रखना, ये लिखा हुआ है इन्होंने क्लियरली, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हमारे पास कंपनीज के अंदर एनवायरमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, एक प्रोडक्शन का होता है, एक यूएटी होता है, एक पैट होता है, पैट परफ होता है और कुछ टेस्टिंग होता है, राइट? हमारे पास एनवायरमेंट होते हैं, एक डेव भी होता है। ये सारे एनवायरमेंट्स क्या होते हैं कि प्रोडक्शन तो वो हो गया जो प्रोडक्शन में चल रहा है, उससे पहले उसके नीचे के जितने भी एनवायरमेंट्स होते हैं ना, उन सब में टेस्टिंग वगैरह चलती होती है, सबके अलग अलग यूज होते हैं, हर कंपनी अपने हिसाब से यूज करती है। कभी कभी कंपनीज कुछ ऐसा काम करती हैं कि उनका जो पैक परफ होता है वो क्या होता है, एक रेप्लिका होता है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो ऐसे नहीं करते हम लोग, उसको पैड पर्फ में करते हैं। कभी भी नई एप्लीकेशंस आते हैं, कोई भी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनको पहले यूएटी में लेकर आते हैं। तो ऐसे करके ना हर कंपनी डिफाइन करती है इनको। हर कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। हर कंपनी के लिए पैट, यूएटी, टेस्टिंग, डेवलपमेंट के अलग-अलग सिनेरियोज हो जाएंगे और अलग-अलग तरीके से वो उसको यूज कर रही होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में जाओ तो भी इनके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो दैट्स ओके, चलेगा। ये सब चीजें चलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि मेरी पिछली से पिछली कंपनी के अंदर हम लोग पैड पर्फ को रेप्लिकेट मानते थे प्रोडक्शन के, बट अभी जिस कंपनी में हूं उसके अंदर हम लोग टेस्टिंग को रेप्लिकेट मांगते हैं प्रोडक्शन के। तो हर एक चीज का अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो दैट मीन्स ये मशीनें जो हैं ये डेवलपमेंट के लिए हैं, तो मैं इनको प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकता। अब एक क्वेश्चन और आएगा, अगर मैं इनको प्रोडक्शन में यूज करता हूँ क्या इश्यूज आएंगे? इश्यूज कुछ नहीं आएंगे, बट कल को अगर कोई मुझे ट्रबल शूटिंग के लिए, मैं अगर अमेजोन के पास जाऊंगा तो अमेजोन मुझे सबसे पहले एक ही रिप्लाई करेगा, वो मुझे यही बोलेगा कि इस वेबसाइट को आप रेफर करो और इस वेबसाइट पे मैंने क्लियरली बोला है ये जो है ये डेवलपमेंट के लिए, आप इसको प्रोडक्शन में कैसे यूज कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपके पास या तो एडब्ल्यूएस की नॉलेज नहीं है या आपने उसके डॉक्यूमेंटेशन ढंग से नहीं पढ़ी। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर एक और चीज दे रहा है, बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन। डेवलपमेंट में बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन, दैट्स ओके। डेवलपमेंट में भी बिजनेस क्रिटिकल कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। डेवलपमेंट मैंने कहा कि हर कंपनी अलग अलग तरीके से अपने एनवायरमेंट्स को क्रिएट करती है, उनको चलती है। हो सकता है कि डेवलपमेंट यहाँ पर प्रोडक्शन के इक्वल हो, तो दैट्स ओके, उधर बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस आ सकती हैं, कोड रिपोजिटरी आ सकता है। बट जो मेरी इस समय रिक्वायरमेंट थी, लेट्स सपोज कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, मुझे एक एप्लीकेशन ओनर ने बोला था कि उनको एक मशीन चाहिए जिनमें उनको 16 जीबी रैम चाहिए, ठीक है, और उनको वेब होस्टिंग करनी है। अब वेब होस्टिंग के लिए मैं ये वाली मशीन तो नहीं दे सकता क्योंकि इधर कहीं वेब होस्टिंग का लिखा ही नहीं है। तो चलो सर्च करते हैं, दूसरी किसी मशीन में जाते हैं, तो हम लोग T3A में जाकर देख लेते हैं क्या T3A क्या मुझे देगी। तो मोर और लेस ये बिल्कुल सेम ही है, दैट्स ओके। T2 में जाकर देख लेते हैं क्या T2 मुझे देगा वो चीज। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये वेबसाइट्स के लिए आ गया, वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये आ गया। देखो एक और चीज देखो, यहाँ पर ये दे रहा है टेस्ट एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट, राइट? तो हर एक के अपने अपने मतलब हो जाएंगे। देखो डेवलपमेंट भी लिखा है इसने, यहाँ पर टेस्ट एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट भी दिया है। तो इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली मत देखने के लिए जाना कभी भी गूगल पे। हर कंपनी के लिए अपने एनवायरनमेंट्स होते हैं, वो अपने तरीके से काम करती है। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस मैं चीज बता सकता हूँ आप लोगों को। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन है, राइट? तो मुझे अगर वेब होस्टिंग के लिए चाहिए तो मैं ये वाली मशीन को दे सकता हूं। अब
क्या है कि ये वाली मशीन में दे तो सकता हूँ, क्या कंप्यूट में क्या मुझे कोई ऐसी मशीन मिल सकती है? लेट सपोज मैं C5 यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, रेंडमली मैंने सिलेक्ट किया, मुझे भी नहीं पता कि मिलेगी नहीं मिलेगी, बट मैं यहाँ पर इसको आकर देख लेता हूँ एक बारी। तो ये C5 की मशीन है, तो अगर मैं देखूं तो ये हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर्स के लिए है, ठीक है, साइंटिफिक मॉडलिंग के लिए, बैच प्रोसेसिंग के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एनालिटिक के लिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए है, मशीन लर्निंग के लिए है। तो दैट मीन्स मैं ये वाली मशीन तो दे ही नहीं सकता, राइट? हम मशीन ऐसे रेंडमली नहीं सिलेक्ट कर सकते, हमें इस पे आना पड़ेगा, हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को आप लोग भी एक आर्किटेक्ट लेवल पे अप्लाई करोगे, जाओगे आर्किटेक्ट लेवल पे, जब आपको मशीन क्रिएट करने को बोला जाएगा, मशीन देने को बोला जाएगा, तो आप उसमें रेंडमली कोई भी मशीन नहीं उठा के दे सकते। आपके पास रीजंस होने चाहिए कि आप ये वाली मशीन क्यों दे रहे हो, क्योंकि अगर उस मशीन में इश्यू आया, बॉटलनेक का इश्यू आया, किसी भी एप्लीकेशन ने काम नहीं किया, तो आप उसको ट्रबल शूटिंग करते हुए रह जाओगे, और कल को जब आप AWS के साथ कॉल लॉग करोगे तो वो सबसे पहले आपको इस रेफर कर देंगे इस डॉक्यूमेंटेशन पे, कहेंगे कि आपने क्या मशीन आपने ये डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बनाई है। फिर काफी एम्बेरसिंग से सिचुएशन हो जाएगी कि आपको यही नहीं पता था कि कौन सी मशीन कहाँ देनी। ओके, तो हमेशा हम लोग जो है मशीन को सिलेक्ट करते हैं, इस वेबसाइट से देखते हैं हम लोगों को कौन सी मशीन देनी है, उसके बाद ही हम लोग मशीन देते हैं। ओके, अब यहाँ पर जब भी हम एक मशीन बना रहे होते हैं तो सबसे पहले अब हम लोग सबसे पहले वाले ऑप्शन में आते हैं, हमारे पास आती है AMI का ऑप्शन। AMI को हम लोग बोलते हैं Amazon मशीन इमेज। अब Amazon मशीन इमेज के साथ ना अगर आप देखो तो यहाँ पर एक AMI वैल्यू लिखी है, यहाँ पर ये 2 वैल्यू लिखी है, दैट्स ओके। यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर से 2 वैल्यू लिखी हैं, और यहाँ पर कुछ एक-एक वैल्यूज भी लिखी हैं, राइट? ये कुछ एक वैल्यू, यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, दैट्स ओके। अभी मैं मुंबई में हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट? मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ और एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आज कॉपी नहीं हो रहा ढंग से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम AMI आईडी देखें तो ये है मेरे पास एक AMI आईडी और एक ये AMI आईडी है, ठीक है। X64 बिट इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ये हमारे पास 2 AMI आईडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना रीजन चेंज कर रहा हूँ और मैं नॉर्थ वर्जीनिया में जा रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्थ वर्जीनिया में भी मैं सेम मशीन ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, Amazon Linux 2, जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है, ये वाली Amazon Linux 2 HVM। अब HVM का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आगे अभी मैं बताऊंगा, अभी एकदम मत उन पे जंप करना, अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट इसी पे करना जो मैं चीज बता रहा हूँ। आगे अब Amazon Linux 2, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और AMI ये रही। अगर आप AMI देखो, क्या ये सेम है दोनों की? ये AMI और ये AMI क्या सेम है? नहीं। राइट, बट इनके कर्नल वगैरह ये सब कुछ सेम है, नाम सेम है, राइट। अब ये कहाँ पर यूज होती है? अब आप लोगों ने एप्लीकेशंस वगैरह सुनी होंगी, जैसे टेराफॉर्म आपने सुना होगा, आप लोगों ने क्लाउड फॉर्मेशन सुना होगा, आपने पाइथन सुना होगा, बोटो 3 सुना होगा। मतलब किसी एक एप्लीकेशन से जब आप एक मशीन क्रिएट करते हो, लेट सपोज कि मैं जावा यूज कर रहा हूँ और जावा से मुझे एक मशीन क्रिएट करनी है, या फिर मैं टेराफॉर्म यूज कर रहा हूँ, टेराफॉर्म से मुझे एक मशीन क्रिएट करनी है। अब टेराफॉर्म से मैं मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, या जावा या फिर पाइथन या फिर बोटो 3 से अगर मैं मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, तो उधर मैं ये नाम नहीं दे सकता। ये अगर मैं नाम दूंगा तो क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा। ये कंफ्यूज क्यों हो जाएगा? उसके लिए तो ये हर एक रीजन में है ये वाली मशीन, बट ये जो आईडीज हैं ये यूनिक आईडीज हैं। अगर मैं ये वाली आईडी देता हूं तो उसको पता है कि ये वाली आईडी कहाँ की है। बट एक और चीज, हम जब भी इन AMI आईडीज को देते हैं, हम साथ के अंदर बताते हैं कौन से रीजन में इसको यूज करना है, हम लोग ये भी बताते हैं, बट ये यूनिक होती है, ठीक है। तो इनको आप यूज करोगे टेराफॉर्म में, क्लाउड फॉर्मेशन में, बोटो 3 में, पाइथन में, किसी भी एक एप्लीकेशन से अगर आप मशीन क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर आप नाम नहीं दे सकते, आपको इन आईडीज के साथ चलना पड़ेगा। ओके, वापस आते हैं यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि Amazon Linux 2 AMI। अगर मैं बोलूं तो Amazon Linux 1 भी है, लेकिन उसकी सपोर्ट खत्म हो चुकी है। ओ वाओ, Amazon Linux 1 यहाँ पर दिखाई नहीं रहा। ग्रेट, Amazon Linux 1 की सपोर्ट खत्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर जैसे Amazon Linux अगर मैं यहाँ पर सर्च करूं तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये मार्केट प्लेस में सर्च करेगा मेरे लिए। मार्केट प्लेस क्या होती है वो मैं अभी बताता हूँ, बट यहाँ पर है कोई, मेरे पास कोई भी नहीं है। ग्रेट, तो मैं मार्केट प्लेस में आ जाता हूँ एक बारी। Amazon Linux 1 मेरे पास कोई है, एंटर मारते हैं इसको,
तो Amazon Linux 1, Amazon Linux 1 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है, 1 नहीं है। ओके, कम्युनिटी EMI में देख लेते हैं। कम्युनिटी EMI में Amazon Linux 1 है क्या? ओके, were found in this following। ओके, Amazon Linux 1 मैं फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी सपोर्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझे मशीन मिलेगी नहीं, वो मशीन मिलेगी मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिटी EMI या फिर मार्केट प्लेस से मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हमारे पास Amazon Linux 1 भी थी, बट अभी वो नहीं दिखा रहा है, सिंपल सा उसका सपोर्ट खत्म हो चुका है। एक सेकंड में क्विक स्टार्ट में वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर माई EMI। ओके, आई थिंक एक स्टेप पीछे आकर वापस आना पड़ेगा और हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं Amazon Linux 1। कम्युनिटी EMI में तो इसको होना चाहिए, अगर इसकी सपोर्ट भी खत्म है तो भी कम्युनिटी EMI में इसको होना चाहिए। ओके, तो Amazon Linux 1 नहीं दिखा रहा, आई थिंक Amazon Linux उन्होंने नाम कर दिया होगा, इसका चेंज कर दिया होगा, दैट्स ओके, वो चेंजेस करते रहते हैं। आई थिंक यही होगी Amazon Linux जिसकी सपोर्ट खत्म हो चुकी है। एक बार ही देख लेते हैं Amazon Linux EMI। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने सपोर्ट इसकी खत्म कर दी है और उन्होंने बोला है कस्टमर्स को कि आप Amazon Linux 2 पे आ जाओ, इसलिए वो वहां पर मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि पहले वहां पर होता था, अभी मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं भी थोड़ा सा, कल मैं एक डॉक्यूमेंट भी पढ़ा था ऑफिस में जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हम लोग जो कस्टमर्स को मशीन दे रहे हैं वो Amazon Linux 2 दे रहे हैं, 1 जितनी भी है हम उनको अपग्रेड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर की। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो चुका है, तो यही अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर मेरे पास मशीनें हैं ये सारी, कुछ फ्री टियर एलिजिबल भी देख रहा हूँ। फ्री टियर का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है, जब भी आप एक AWS का अकाउंट बनाते हो ना, तो पहले 12 महीने या फिर, हाँ, पहले 12 महीने, 1 साल ही हो गया, आपको जो है अकाउंट फ्री मिलता है। अब अकाउंट में हर एक चीज आपको फ्री नहीं मिलती, जिसपे लिखा होगा ना फ्री टियर एलिजिबल, वही आपको फ्री मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, मैं कहाँ से देख सकता हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें फ्री मिलती हैं, क्या क्या चीजें नहीं मिलती? तो मैं जा सकता हूँ AWS फ्री टियर में, लिख सकता हूँ यहाँ पर गूगल पे एक, हाँ, ये रहा फ्री क्लाउड AWS। यहाँ से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मुझे कौन कौन सी सर्विसेज पहले 12 महीने के लिए फ्री मिल रही हैं और किस लिमिट में मिल रही हैं। इसको भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा बिल काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो देखो, फ्री ट्रायल 12 मंथ के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग एक मशीन बना रहे हैं, तो मशीन आती है कंप्यूट में, तो हियर इज द कंप्यूट। तो कंप्यूट को मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर ये मुझे दिखाएगा कि कंप्यूट के अंदर कैसे करके मुझे मशीनें जो हैं फ्री मिल रही हैं। तो ये बता रहा है कि 750 आवर्स पर मंथ मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी अप्लाई है कि अगर मैं लिनक्स RHEL या SLES की मशीन बनाता हूँ T2 माइक्रो T3 माइक्रो पे, और ये भी बोल रहा है डिपेंड ऑन द रीजन, विंडोज की भी बना सकता हूँ और इसकी भी बना सकता हूँ, बट एक और चीज उसने बोली है डिपेंड ऑन द रीजन। तो इसका मतलब ये है कि हर एक रीजन में मशीन फ्री नहीं है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन आ रहा है फ्री का तो ही वो फ्री है, नहीं तो देखो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं इनके नीचे ऑप्शन नहीं है फ्री का, तो दैट मीन्स कि इनकी कॉस्टिंग है। इसमें ऐसे ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे विंडोज सर्वर 2019 सीक्वल सर्वर के साथ है, तो इसके अंदर देखो फ्री टियर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ध्यान देना है स्टार्टिंग के अंदर, जब भी हम एक मशीन क्रिएट करें अपनी लर्निंग के लिए, तो हम लोग उसको फ्री टियर में ही रखें ताकि हम लोग उसके पैसे बचा सकें। ओके, अब यहाँ पर अगेन मुझे कुछ इसने चीजें भी बताई हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने यम के बारे में बात करी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि यम क्या होती है, एक रिपोजिटरी होती है जहां पर सारे पैकेजेस होते हैं और वहां से वो पैकेजेस आते हैं। अब ये अमेज़न की मशीन है, ठीक है, तो अमेज़न भी कुछ पैकेजेस पहले से इसमें डाल के रखेगा, तो वही उसे इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि क्या-क्या चीजें वो पहले से डाल के रख रहा है, वही चीजें यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये वही सारी चीजें बता रहा है। प्लस थोड़ी बहुत ये मुझे ये भी बता रहा है कि वर्चुअलाइजेशन इसका HVM है, HVM के बारे में ज्यादा पढ़ोगे तो ये हाइपरवाइजर 1 होगा। इसके बारे में ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं, क्योंकि ये जो हाइपरवाइजर टाइप यहाँ पर जो HVM ये जो यूज करते हैं, ये अब ओरेकल का यूज करते हैं या फिर सिट्रिक्स का यूज करते हैं या फिर ये डेल का यूज कर रहे हैं या फिर HP का यूज कर रहे हैं या फिर अमेज़न का कोई अपना है, ये इंफॉर्मेशन कभी भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी। बट ये अपने अंडरलाइन हार्डवेयर को एक नाम देते हैं
HVM के नाम से। तो अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना और गूगल पे जाओगे तो आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको मिथ मिलेंगी कि ये जो है डेल का अंडरलाइन हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, ये जो है HP का यूज कर रहे हैं, ये IBM का ब्लेड सर्वर यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आज तक कभी अमेजोन ने इस चीज को क्लियर किया ही नहीं। रूट डिवाइस में वो मुझे ये बता रहा है कि ये EBS है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जब उसके बारे में पढ़ेंगे तब आएंगे। ENA अनेबल मतलब कि ये जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये अनेबल है या नहीं है, बिल्कुल अनेबल है। अगेन VPC का कॉन्सेप्ट है, जब VPC में आएंगे तो हम उसको करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं एक मशीन क्रिएट करने के लिए जा रहा हूँ। तो फर्स्ट मेरा स्टेप था कि मैंने मशीन को लिया, इसका कर्नल ये है, ठीक है, और इसका कर्नल भी देखो, इसका कर्नल डिफरेंट है, इसका कर्नल डिफरेंट है, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे जो सा भी चाहिए। मुझे पता है लेटेस्ट ये वाला होगा 5.10 वाला, ये वाला पुराना होगा। दैट्स ओके। अगर मैं नीचे आता हूँ तो मुझे और भी मशीनें मिलती हैं, जैसे उबंटू वगैरह की मिलेंगी, तो उनमें भी सारी चीजें मुझे बताएगा। आई थिंक उबंटू 20.4 चल रहा है और 18 पॉइंट समथिंग की भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर 18.4 भी नहीं दिख रहा उबंटू। हाँ 18.4 ये रहा, इसकी भी सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इससे पहले 16 था, 16 भी यहाँ पर दिख रहा है, ग्रेट। और उससे पहले का तो मुझे वर्जन याद नहीं, तो 16 से मैंने भी स्टार्ट किया था इसको यूज करना। ओके, तो अब हम आते हैं ऊपर, वापस आते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहली मशीन ली, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेकंड आता है वो मेरे पास आता है इंस्टेंस टाइप। अगेन बात करेंगे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर फैमिलीज में डिवाइडेड है, T3 T2 C। इसके लिए आपको उसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा उसके बारे में बहुत पढ़ने के लिए कि कंप्यूट में क्या क्या होता है, यूज केस क्या है, ये सारी चीजें आपको यहीं पर बताई जाएगी। मेनली अगर आप इस वेबसाइट को पूरा ना फॉलो करो, आप सिर्फ इस मशीन को सिलेक्ट करो ना, जैसे मेमोरी ऑप्टिमाइज की मशीन है, आप इसमें रेंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने R4 किया। आप इसकी यूज केसेस को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये मशीन किस लिए है। स्टोरेज ऑप्टिमाइज में आओगे, ऐसे ही उसके यूज केसेस वगैरह को देखोगे तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी, रादर देन कि आप इन सब चीजों को पढ़ो। लेकिन ये यहाँ पर भी मुझे इन्फॉर्मेशन देता है कि IOPS क्या यूज कर रहा है, नाइट्रो सिस्टम है नहीं है, वो जो चीजें होती है ना अंडरलाइन हार्डवेयर के बारे में, वो सारी चीजें मुझे बताता है। बट आप इसको देख सकते हो, मतलब मेनली इसमें यूज केस ही समझ में आता है। जैसे अगर मैं स्टोरेज ऑप्टिमाइज में जा रहा हूं तो ये स्मॉल टू मीडियम स्केल नो सीक्वल डेटाबेस के लिए है, और बता भी रहा है कौन कौन से डेटाबेसेस आप इसमें यूज कर सकते हो, उसने स्पेसिफिकली बता भी दिया है। इन मेमोरी डेटाबेसेस भी है, जैसे रेडिस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, डेटा वेयर हाउसिंग के लिए, इलास्टिक कैशे के लिए, एनालिटिक वर्कलोड के लिए। अब पहली चीज यहां पर जब मैं मशीन क्रिएट कर रहा हूं, जब मैंने AMI सिलेक्ट करी, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चीज देखनी है कि उसकी सपोर्ट इस समय वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी सपोर्ट वैलिड नहीं है तो क्या होगा कि Amazon उसको सपोर्ट नहीं करेगा। सेकंड चीज, जब भी मैं सिलेक्ट करता हूं इंस्टेंस टाइप, तो मुझे ये चीज देखनी है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसी के हिसाब से मशीन का सिलेक्ट करूं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं रेंडमली कोई भी मशीन सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, अब यहां पर अगर आप देखो जैसे डेटा वेयर हाउसिंग, इलास्टिक कैशे, ये सब ओके। तीसरी चीज, अब मैं इसमें अगर आगे बढ़ता हूं, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर T2 सेलेक्ट कर दिया, जिसमें मुझे 1 वर्चुअल CPU और 1 मेमोरी मिलती है, दैट्स ओके। और ये EBS ओनली मिल रही है। अगर मैं नीचे आऊं तो मुझे मोस्टली जो मशीनें हैं यहाँ पर EBS की ही मिलेंगी, EBS ओनली मिलेंगी, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। यहाँ पर हमारे पास कुछ और मशीनें भी हैं अगर आप देखो, जिसमें SSG मिल रही है मुझे, राइट। नीचे आ जाता हूं, यहाँ पर भी मुझे कुछ SSD मिलती है। अब इन इन सब के मतलब क्या है, ये एक मशीन का होता है। अब इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आता है नेक्स्ट, क्या मेरे पास आती है, जो कि होता है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस। इसको अभी हम एज इट इज छोड़ते हैं, यहाँ पर हम आते हैं स्टोरेज में। अब अगर आप स्टोरेज में देखो तो यहाँ पर मेरे पास जो एक रूट डिवाइस आ रही है, राइट, उसके अंदर मेरे पास वॉल्यूम टाइप कुछ आ रहे हैं, जनरल पर्पस SSD, GP2 GP3, प्रोविजन IOPS, ठीक है, और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक को भूल जाओ, पुरानी डेस्क है, अब यूज नहीं होती। यहाँ पर मैं एक और वॉल्यूम ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास दो और ऑप्शंस आ गए। कौन से आगे, कोल्ड HSD आ गया और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज आ गया, राइट। अब इन सब का मतलब क्या है, इन सब के मतलब जानने के लिए हम लोग चलते हैं स्लाइड पे और वहां से हम लोग इसके मतलब को समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हम्म, अब डॉक्यूमेंट ढूंढते रहो, ये भी बड़ा चक्कर है।
ओके ओके यस। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये नेक्स्ट आ रही है, तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आप रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो आपके मोस्ट ऑफ द वर्कलोड के लिए आपका जनरल पर्पस एसएसजी चलेगी, ठीक है। इसका जो नाम होगा, एपीआई नेम जो होगा वो होगा जीपी2। अब ये एपीआई नेम कहाँ यूज होता है? अगेन अगर आप टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, जावा, पाइथन, बोटो 3 कहीं से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पर आप ये जनरल पर्पस एसएसजी नहीं दे सकते, आपको जीपी2 देना पड़ेगा। तो वो एपीआई नेम होते हैं और आप देखोगे भी कंसोल पे ये सारी चीजें आपको दिखेंगी भी। प्रोविजन डायोप्स किसके लिए होते हैं? डेटाबेसेस के लिए, ठीक है। प्रोविजन डायोप्स का अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो डेटाबेस के लिए होगा। तो अगर मान लो मैं डेटाबेस का सर्वर बना रहा हूं तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मुझे सबसे पहले ये चीज देखनी है कि मुझे कौन सी मशीन टाइप देनी है। उसके बाद मुझे ये चीज देखनी है कौन सी वॉल्यूम देनी है। रेंडमली फिर मैं जनरल पर्पस नहीं सिलेक्ट कर सकता, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बिग डेटा और डेटा वेयर हाउस की होगी तो मैं किस में जाऊंगा? थ्रूपुट में। कोल्ड एचएसजी में कब जाऊंगा? जब मैं फाइल सर्वर बना रहा हूँ। वर्कलोड ईबीएस मैग्नेट तो आप बिल्कुल ही हटा दो, अब यूज नहीं होती। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए कॉस्टिंग वाइज काफी ज्यादा सस्ती होती है बट यूज कोई नहीं करता क्योंकि बहुत ही स्लो है। यहाँ पर एक और चीज अगर आप देखो, जनरल पर्पस 1 जीबी से 16 टीबी तक जा सकती है। प्रोविजन आईओप्स आपकी 4 जीबी से स्टार्ट होती है, 1 जीबी से स्टार्ट ही नहीं होती। अब इसका भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, मैं अभी बताऊंगा। ये 500 जीबी से स्टार्ट होती है, मतलब इसके अंदर इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 10 जीबी, 20 जीबी, ये सीधा 500 से स्टार्ट होती है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर आप आईओप्स देखो, इनपुट आउटपुट प्रोविजनिंग सिस्टम। नॉलेज है इसके बारे में? क्या चीज होती है शिखा, पता है? वीएम में कभी इसका नाम सुना है? बहुत बार। क्या होता है? ये बेसिकली रीड राइट ऑपरेशन के लिए होती है। एक्सप्लेन करो और एक्सप्लेन करो। जैसे किसी भी डिस्क में रीड राइट ऑपरेशन कितने फास्ट हो सकते हैं, तो बेसिकली उसके लिए होता है कि जैसे डेटाबेस सर्वर है, उसमें डेटा राइट हो रहा है, रीड हो रहा है, डेटा राइट हो रहा है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम आईओप्स होंगे ना, तो वो बेटर होगा। Basically, it means how many input and output processes in 1 second. How many input and output processes can be done on a disk or storage in a second. ओके वो जितना ज्यादा होगा उतना ही थ्रूपुट ज्यादा होगा, स्पीड अच्छी होगी, मतलब लेटेंसी कम होगी। ओके चलो, अब मैं इसका टेक्निकल रीजन भी एक्सप्लेन करता हूँ। जो बताया वो ठीक है, लेकिन अभी भी वो मैं ये बोलूंगा वो आधी नॉलेज है, पूरी नॉलेज नहीं। आधी क्या, वो 90% नॉलेज है, बस उसमें 10% में ऐड कर देता हूँ। इनपुट आउटपुट प्रोविजनिंग सिस्टम पता है क्या होती है? हम लोगों को पेजिंग कॉन्सेप्ट समझ में आता है, स्वैपिंग समझ में आता है, राइट? स्वैपिंग अगर मैं बात करूं लिनक्स वगैरह में चलता है, और अगर मैं पेजिंग की बात करूं तो वो हमारा विंडोज वगैरह में चलता है, राइट? हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि प्रेजेंटली ओपन है हमारे डेस्क। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं देखूं मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि प्रेजेंटली यहाँ पर चल रही हैं। अब ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो जो मेरी अभी स्क्रीन पे है, इसको कौन यूज कर रहा है? एक्चुअल सीपीयू, ठीक है। और जो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन है इनको कौन यूज कर रहा है? पेज फाइल। अब ये डिफरेंस क्यों बनाया गया है मेमोरी में? ये इसलिए बनाया गया है, आपने कभी कभी देखा होगा, आप अपने कभी सिस्टम के ऊपर कोई भी चीज ओपन करते हो तो वो एक ब्लिंक के साथ ओपन होती है। वो एक ब्लिंक के साथ क्यों ओपन होती है? क्योंकि वो पेजिंग से निकलकर कहाँ आती है? एक्चुअल मेमोरी में। ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप जाओ ना ये टास्क मैनेजर वगैरह पे, ये सारे कॉन्सेप्ट वहीं पर ही दिखाता है। प्रायोरिटी वगैरह ये सारी आपको वहां से समझ में आएंगी, मैं अभी दिखा भी देता हूँ कहाँ पर होती हैं सारी चीजें। बट होता क्या है, दो तरह की मेमोरी यूज होती है। मैं अभी विंडोज की बात कर रहा हूँ, लिनक्स के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। लिनक्स के अंदर सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा बट वहां पर स्वैपिंग आ जाती है। अब क्या होता है, जितनी भी मिनिमाइज एप्लीकेशन होती है वो कभी भी एक्चुअल सीपीयू नहीं लेती। हमने विंडोज जो डिजाइन हुआ उसको इस तरीके से अपग्रेड किया गया है कि जो एक्चुअल सीपीयू है वो सिर्फ रनिंग एप्लीकेशन ले, जो मेरी अभी इस समय स्क्रीन पे चल रही है। बट हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो बैकएंड में चलती हैं, जैसे कि डेटाबेसेस, जैसे कि बैकअप। काफी सारी ऐसी होती हैं एप्लीकेशन जिनको हम, जिनकी चाहते हैं कि प्रायोरिटीज उनकी हाई रहे, चाहे वो बैकएंड में भी चले, राइट? अब जैसे मैं अगर प्रायोरिटी की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं टास्क मैनेजर पे देखूं तो सबकी प्रायोरिटी इक्वल दी होती है। तो यहाँ पर अब प्रायोरिटी कहाँ से मिलती है वो मुझे देखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं, गो टू डिटेल्स, यहाँ पर आता है डिटेल्स, टास्क मैनेजर, सेट प्रायोरिटी। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे पास है। कभी कभी हमने इश्यूज हम लोग
टेक्निकल में ही है, कभी कभी हम लोगों के पास इश्यूज आए होंगे जिसके अंदर हम लोगों ने देखा होगा कि एक एप्लीकेशन जो है बहुत ही ज्यादा स्लो चलती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी प्रायोरिटी जो है हाई कर देते हैं ताकि उसको ज्यादा क्या मिल जाए, सीपीयू मिल जाए। नहीं तो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या चलेगा, जो एप्लीकेशन इस समय स्क्रीन पे है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक्चुअल सीपीयू यूज करिए, जो मिनिमाइज एप्लीकेशन है वो इस समय पेजिंग फाइल यूज कर रही है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी एक एप्लीकेशन, एक मिनिमाइज एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वो ब्लिंक के साथ खुलती है। और कभी कभी हम लोगों ने सिनेरियोस भी देखे हैं कि कभी कभी जब हम मिनिमाइज एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो काफी टाइम लेकर खुलती है। तो हम लोग क्या उसका रेजोल्यूशन बताते हैं, यार एक काम करो, पेजिंग फाइल में जाओ, 1.5 टाइम पेजिंग बढ़ा दो, यही बोलते हैं उसका। लेकिन हमें रेलिवेंस नहीं पता होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही सबसे पहले ट्रबल शूटिंग स्टेप दिया जाता था पहले, अगर याद हो, पहले हमें बोलते थे ना कि आप पेजिंग फाइल को बढ़ा दो, 1.5 टाइम कर दो अपनी एक्चुअल उससे। क्यों बोला जाता था, इसलिए बोला जाता था ताकि क्या हो कि पेजिंग से फटाफट निकल के एक्चुअल रैम में आ सके, एक्चुअल उसमें आ सके। अब एप्लीकेशंस जो हमारी मिनिमाइज है बट उनको चलना है और उनको हाई प्रायोरिटी चाहिए, तो यहां पर इनपुट आउटपुट प्रोविजनिंग सिस्टम मेरे बहुत काम में आती है। कैसे काम में आते हैं, वो जो मिनिमाइज एप्लीकेशंस होती हैं उनको इनपुट आउटपुट प्रोविजनिंग सिस्टम जब मिलते हैं, जब डिस्क मेरी उस तरीके की होती है, तो क्या होता है कि जो एक्चुअल रैम है वो शेयर हो जाती है दोनों के बीच में, जो मिनिमाइज एप्लीकेशन होती है उसके साथ भी और जो ऑन स्क्रीन एप्लीकेशन चल रही है उसके साथ भी। तो क्या होता है, परफॉर्मेंस मेरा डिग्रेड नहीं होता जो मेरी मिनिमाइज एप्लीकेशन है, या फिर एक ब्लिंक के साथ नहीं खुलता, उसको प्रायोरिटी अपनी पूरी मिलती रहती है और वो चलती रहती है। ठीक है, तो जो बताया वो बिल्कुल ठीक था, जस्ट मैंने उसमें ऐड ऑन किया एक कॉन्सेप्ट और पेजिंग वगैरह वाला, तो थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। ओके, तभी आप यहाँ पर देखो तो प्रोविजन आईओप्स अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने मेनली लिखा है किसके लिए, डेटाबेसेस के लिए, राइट। तो ये डेटाबेसेस वगैरह के लिए, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ बैकअप सर्वर के लिए भी है, सबके लिए है। और यहाँ पर अगर हम जनरल पर्पस को देखें तो उन्होंने बोला है मोस्ट ऑफ द वर्कलोड। मोस्ट ऑफ द वर्कलोड का मतलब ये है कि अगर हम लोग श्योर नहीं है कि मान लो कि मैं इसको डेटाबेस के लिए यूज कर रहा हूँ तो भी ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे आईओप्स मिल रहे हैं, राइट। बट अगर मैं थ्रूपुट को यूज कर देता हूं डेटाबेस के केस में या फिर बैकअप के केस में, तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे आईओप्स नहीं मिलते, मुझे क्या मिलता है, थ्रूपुट मिलता है। तो क्या होगा, थ्रूपुट अलग चीज है, आईओप्स अलग चीज है, थ्रूपुट का अलग कॉन्सेप्ट होता है, आईओप्स का अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग जब डिस्क भी सिलेक्ट करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के करनी होती है कि हम लोग कौन सी सिलेक्ट करें। अच्छा, अब इनकी कॉस्टिंग में भी फर्क आएगा, आप लोग खुद ही बता सकते हो कि अगर मैं जनरल पर्पस ले रहा हूं तो उसकी कॉस्टिंग कम होगी, राइट। बट अगर मैं डेटाबेस वाली ये प्रोविजन आईओप्स ले रहा हूं तो उसकी कॉस्टिंग हाई होगी। हम लोग ये क्यों बता सकते हैं, क्योंकि आईओप्स यहाँ पर ज्यादा है, राइट। यहाँ पर आईओप्स ज्यादा मिलते हैं तो उसकी कॉस्टिंग नेचुरल सी बात है ज्यादा होने वाली है। अब इस चीज को हम लोग एक कैलकुलेटर में जाकर देख भी लेते हैं क्या ये चीज एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं AWS कैलकुलेटर। अच्छा, कैलकुलेटर का बहुत यूज करना, क्योंकि ये काफी चीजें बताया था आपको कि आपकी क्या प्राइसिंग होने वाली है, कैसे होने वाली है। कौन से वाला है, आई थिंक यही है, नहीं नीचे वाला था, फिर गलत मैंने खोल दिया। अच्छा, ये अमेज़न का अपना है कैलकुलेटर, लेकिन ये ना थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इसको यूज करना ना काफी चीजें फिल करनी पड़ती है, तो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला जो कैलकुलेटर है ना वो थोड़ा सा इजी है, ये वाला थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू उसके। बट दोनों ही वैलिड है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। वो वाला ना जो इससे पहले खुला था ना, वो लैम्डा वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे ये मुझे लैम्डा वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा कि लैम्डा अगर 5 सेकंड के लिए चल रहा है तो वो कितना बिलिंग उसकी अमाउंट आने वाली है, तो ये सब नहीं बता पाएगा, वो वही बताएगा। डिफरेंस आगे आके समझोगे जब ग्रेजुएट हो गए इसमें ना AWS में, तो फिर समझोगे। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास बिलिंग अमाउंट अभी 0 है, और यहाँ पर देखो मैं EBS वॉल्यूम में आ रहा हूँ, और EBS वॉल्यूम मैंने सिलेक्ट की जनरल पर्पस, और इसकी मैं स्टोरेज कर देता हूँ 30 GB। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ 30 GB। अब अगर मैं ऊपर आता हूँ तो 30 GB में कॉस्टिंग देखता हूँ कुछ भी नहीं आ रही, मतलब मैं 30 GB की अगर मैं जनरल पर्पस बना रहा हूँ मेरे लिए फ्री है, फ्री है, फ्री है। बट अगर वही मैं इसमें प्रोविजन आईओप्स 30 GB का सिलेक्ट कर देता हूँ तो मेरी देखो कॉस्टिंग आ गई, राइट। अब अगेन कॉस्टिंग हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, थ्रूपुट में आ जाते हैं। थ्रूपुट के अंदर थ्रूपुट जो मिनिमम थी कहां से स्टार्ट होगी, 500 GB से, राइट। हमारी स्लाइड में लिखा होता ना थ्रूपुट यहाँ पर 500 GB से स्टार्ट होती है। तो देखो थ्रूपुट उसने अपने आप ही 500 GB ले लिया यहाँ पर, और उसने बोला कि ये तो आपका बिलिंग अमाउंट आने ही वाला है। तो अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो जनरल पर्पस यहां तक है, प्रोविजन आईओप्स यहां तक है, थ्रूपुट वाला तो यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो इनकी कॉस्टिंग में भी बहुत फर्क आ रहा है, लेकिन हम लोगों को सिलेक्ट करना होता है जब हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट आती है, हम लोग उसको समझते हैं। अगर इंटेंस
डेटाबेस एप्लीकेशन है तो मैं उसमें प्रोविजन मतलब जनरल पर्पस नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये भी चीजें बिल्कुल हम लोग, थ्रूपुट में तो एचडीडी यूज हो रही है ना, तो उसकी कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। नहीं कॉस्टिंग क्यों कम होगी उसकी, थ्रूपुट में एचटीडी भले ही यूज हो रही है लेकिन उसका अपना यूज होता है। अपना यूज उसका कब होता है, जब ये हम लोग यूज करते हैं बिग डेटा या फिर डेटा वेयर हाउसेस के लिए। डेटा वेयर हाउसेस वो हो गया जहां पर हम लोग डेटा अपना रखते हैं, बिग डेटा जहां पर हम लोग उसमें एनालिटिक वगैरह, बिग डेटा हडूप वगैरह के लिए यही यूज होता है। चाहे वो एचडीडी हो या एसडीडी हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये जो है बिग डेटा और डेटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज होता है। ओके ओके, तो यहाँ पर कॉस्टिंग बिल्कुल अलग अलग आ रही है बिल्कुल। और अच्छा एक और चीज, बाय डिफॉल्ट अब मैंने पता नहीं मशीन कौन सी सिलेक्ट की है जो इसने मुझे ये फॉर्मूला 0 दे रहा है। आई थिंक हम लोगों ने मशीन गलत सिलेक्ट किया, मशीन सही सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन ये ना मिले। ओके T2 सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ पर T2 सिलेक्टेड नहीं था, हाँ पहले मैंने ये वाला सिलेक्ट कर रखा था तभी वो मुझे दिखा रहा था। ओके नेक्स्ट पे आते हैं स्टोरेज में। अब यहाँ पर स्टोरेज ये 8 GB से सिलेक्ट हो रहा है, दैट्स ओके। और ये मुझे पता है फ्री है, फ्री मेरा कब तक है 30 GB तक। 30 GB का कॉन्सेप्ट नहीं है, 100 IOPS फ्री है। अच्छा प्रोविजन में क्या होता है, अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो उसका 1 GB इज इक्वल टू 50 IOPS होगा। अगेन एग्जाम क्वेश्चन, अगर आप कल को एग्जाम में प्रिपेयर करते हो 50 IOPS होता है, और जनरल पर्पस 1 GB इज इक्वल टू 3 IOPS, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाऊं 100 IOPS मुझे फ्री मिलेंगे हमेशा, ठीक है। एक बार 100 रिपीट IOPS करना, एक बार। 1 GB इक्वल टू 1 GB इज इक्वल टू, ओके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ क्योंकि ये स्लाइड हमने फॉलो भी नहीं करी। हाँ तो अगर आप देखो यहाँ पर मॉडरेट स्पीड है, बेस लाइन है 3 IOPS पर GB और इसकी है 50 IOPS पर GB, ठीक है प्रोविजन का ये। अब मैं ठीक। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर 40 GB की बनाता हूं तो 40 इंटू 3 कितना होता है 120, 120 IOPS हो गए। तो मेरी कॉस्टिंग किसकी लग रही है IOPS की, मेरी कभी भी साइज ऑफ द डिस्क की कॉस्टिंग नहीं लगती, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना क्योंकि इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा हमने तो सिर्फ 40 GB लिया था, 40 GB में इतना ज्यादा वो प्राइस कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर IOPS के प्राइसेस लगे हैं। और अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा 40 इंटू 50 कितना होता है 2000 IOPS आ गए यहाँ पर, राइट। थ्रूपुट अभी भी नहीं आ रहा, थ्रूपुट किस में आएगा जब मैं डिस्क एक सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि क्या चीज है कि यस कैसे करके इसकी कैलकुलेशन चलती है। अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर SGP3 भी है, इसमें कैलकुलेशन कुछ और हो जाती है, इसको बिल्कुल छोड़ देना। अभी ये अभी बिल्कुल नया आया है, ये IO2 और GP3 ये दोनों अभी नए हैं, इनका कैसे यूज है प्रैक्टिकली अभी हमें भी नहीं पता, प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करना है। और रियली बताऊं तो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत कम है। बोल रहे हैं AWS के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो वो बोल रहे हैं कि इसमें IOPS और थ्रूपुट दोनों दिए जा रहे हैं, बट अभी कैसे इसका यूज केस है ना वो नहीं पता। तो हम लोग इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें, किसी भी कंपनी में अभी इसको यूज नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ इसी पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, SSG एंड प्रोविजन IOPS। ओके अब यहाँ पर मेरे पास थ्रूपुट के लिए मुझे क्या करना होगा, एक नई वॉल्यूम ऐड करनी होगी। ये जो होती है मेरी रूट वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर एक डिवाइस का नाम भी लिखा हुआ डेव XVDA, बिल्कुल छोड़ देना, ये Amazon के लिए है, ये Amazon का अपना फाइल स्ट्रक्चर है, इसको हमें कुछ नहीं करना। हम चाहे लिनक्स की मशीन बनाए चाहे हम विंडोज की मशीन बनाए, हम अंदर से खुद ब खुद उसका जो है फाइल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैं अगर लिनक्स की बात करूं तो उसमें ext4 होता है, विंडोज की बात करूं तो उसमें NTFS होता है, फैट होता है, ये सब चीजें होती है, तो हम खुद करते हैं। तो ये जो है ना ये Amazon के लिए, आप इसको छोड़ दो। स्नैपशॉट आईडी भी यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, स्नैपशॉट अभी हम लोग पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा साइज कितना आ रहा है, ये साइज तो बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया। वॉल्यूम टाइप क्या आ रही है, IOPS थ्रूपुट, थ्रूपुट का मैं नहीं बता पाऊंगा उससे ज्यादा क्या यूज होता है, उससे ज्यादा मुझे भी नहीं पता क्योंकि हम लोगों ने रियल वर्ल्ड में इसको कभी यूज ही नहीं किया थ्रूपुट को, मैं सच बताऊं तो। लेकिन लिखा ये हुआ है कि इसके लिए ये यूज होता है डेटा वेयर हाउसिंग के लिए, और वो सब नहीं पता। डिलीट ऑन टर्मिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब भी आप एक मशीन क्रिएट करते हो तो उसके साथ जो भी एक वॉल्यूम अटैच होती है, अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूंगा तो क्या होगा कि जब भी मैं मशीन को टर्मिनेट करूंगा तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगी। बट इन केस अगर मैं चाहता हूं कि मैं मशीन को टर्मिनेट करूं बट मेरी डिस्क बची रहे, समथिंग दिस सिनेरियो, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इंक्रिप्शन भी है, इंक्रिप्शन अभी नहीं पढ़ेंगे, KMS का टॉपिक आगे आएगा, हम लोग तब पढ़ेंगे इनक्रिप्ट कैसे करते हैं।
अपनी डिस्क को, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मैं एक एडिशनल वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे पास ऑप्शन है ईबीएस का ही, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ईबीएस क्या होता है? इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है? जिसके अंदर डेटा जो होता है ना वो ब्लॉक्स में लिखा जाता है, ऐसे करके। जितना छोटा ब्लॉक होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा तेज होगी। अब ये ब्लॉक का फायदा क्या होता है? पहले क्या होता था कि हम लोग एक चंक्स में लिखते थे, चंक्स में लिखते थे, और हम लोग जैसे क्या करते थे, जब भी किसी को देना भी होता तो चंक्स में देते थे। चंक्स में होता क्या था, जब भी रीड राइट ऑपरेशंस होते थे ना, तो उसके अंदर जो बैड सेक्टर्स होते थे वो बहुत ज्यादा आ जाते थे। बैड सेक्टर क्यों आते? जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हो, देखो पूरी तो डिलीट होती नहीं, कुछ ना कुछ उसमें बैड सेक्टर रह जाते हैं, तो क्या होता था, परफॉर्मेंस उसका लो हो जाता था। बट अब क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे, जब भी हम लोग ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे ना डेटा जो है ना वो चंक्स में नहीं, एक छोटे छोटे इनमें लिखा जाता है, बॉक्सेस में लिखा जाता है। जितना छोटा ये बॉक्स होगा उतनी हाई इसकी परफॉर्मेंस होगी। अब जब डेटा डिलीट करना है तो हो सकता है कि मेरा एक ब्लॉक करप्ट हो जाएगा, 2 ब्लॉक करप्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा मेरा कुछ भी करप्ट नहीं होने वाला। और डेटा रिट्रीवल रेट भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स में लिखा गया है। आप देखोगे जब भी आप कोई साटा एचडीडी या फिर वो देखोगे तो उसमें लिखा होगा 512 केबी का है या फिर 215 का है, उससे भी छोटे छोटे ब्लॉक्स में लिखा जाता है। जितने छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे उतना ज्यादा उसका हाई परफॉर्मेंस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ईबीएस ही आ रही है, तो आप रूट वॉल्यूम बनाओ या फिर एडिशनल वॉल्यूम अटैच करो, वो ईबीएस ही रहेगी, बट जो ऑप्शन चेंज हो जाएगा वो सिर्फ इनका हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। और नेक्स्ट, टैगिंग किस लिए होती है? टैगिंग का यूज बहुत ज्यादा होता है। हमारे पास 500 मशीनें हैं, 500 मशीनों पे मुझे अगर कुछ सर्च करना है AWS कंसोल पे, तो मैं कैसे सर्च करूंगा? विद द हेल्प ऑफ टैगिंग मैं सर्च करूंगा। तो टैगिंग कैसे करके बनती है अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे नेम, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने नाम दिया इसका, एंसिबल मशीन। ठीक है, हो सकता है कि मेरी एंसिबल मशीन दूसरे इन्वायरमेंट में भी हो, तो मैं ऐसे करके इन्वायरमेंट दे सकता हूँ। ये जो हो गई, ये भाई ये होगी प्रोड इन्वायरमेंट की। ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्ट कुकी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर वर्जन भी डाल देते हैं 1। ठीक है, अब मेरे लिए क्या होगा, इस मशीन को ना, अब मान लो कि ऐसी मशीन है मेरे पास 5-6, या फिर मैं एक चीज बोलता हूँ, ये मेरी टैगिंग कैसे करके हेल्प करता है। अब मेरे पास एक टास्क आया, लेट सपोज, इसको आप समझो कि मेरे पास यहाँ पर 10 मशीनें हैं। ठीक है, 10 में से 4 मशीनें ऐसी हैं जिनको प्रोजेक्ट कुकी में है। ठीक है, अब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई जिसमें ये बोला गया कि जितनी भी कुकी की मशीन है ना, उनपे आप एक चीज इंस्टॉल कर दो। तो अब यहाँ पर मैं मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैन्युअली मैं मशीन सर्च नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसको सर्च करूंगा विद फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या मैं यूज करूंगा उस समय? फिल्टर में यूज करूंगा प्रोजेक्ट का नाम कुकी। जो भी प्रोजेक्ट कुकी की मशीनें होंगी वो सारी मेरे पास आ जाएंगी। तो ये टैगिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं एक टैगिंग करके भी दिखाता हूँ यहाँ पर, कहाँ गए हम लोग। तो यहाँ पर ये सारा है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ और चीजें भी हैं। अगर आप टैगिंग को चेंज करना चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, वॉल्यूम नेटवर्क इंटरफेस के लिए या इंस्टेंस के लिए। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, अभी आगे बताऊंगा वीपीसी के पोर्शन में कि क्या होता है। तो यहाँ पर इंस्टेंस में भी ये लगेगा। ठीक है, ये सारे टैग जितने भी मैं ये दे रहा हूँ, ये सारे किस में लग रहे हैं? इंस्टेंस में भी लग रहे हैं, वॉल्यूम में भी लग रहे हैं, और नेटवर्क इंटरफेस पे भी लग रहे हैं। ठीक है, तो ये टैगिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अभी आप आगे देखो ये टैगिंग का यूज कितना ज्यादा है। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, अब ये जो है ना, ये एक सिक्योरिटी टैग है। अब सिक्योरिटी को समझो, जब भी हम एक मशीन बनाते हैं उसकी अपनी सिक्योरिटी होती है। ठीक है, कौन सा ट्रैफिक बाहर जा सकता है, कौन सा ट्रैफिक अंदर आ सकता है, अपना उसका फायरवॉल होता है। जैसे आप विंडोज पे जाओ, फायरवॉल टाइप करो, आपको मिल जाएगा फायरवॉल, और वहां पर वो आपको बता देगा कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन नहीं है, सब चीजें बता देगा। और अभी अभी मुझे याद दिलाना, अभी हम लोग एक डेमो भी कर देंगे जिसके अंदर मैं आपको फायरवॉल के ऊपर एक पोर्ट ओपन भी करके दिखाऊंगा, विंडोज और लिनक्स दोनों पे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहली सिक्योरिटी क्या आ गई, मेरी मशीन लेवल की आ गई। सेकेंड सिक्योरिटी क्या आ गई, सिक्योरिटी ग्रुप की, इसकी। यहां पर भी ये मांगेगा कि आप कौन सा ट्रैफिक ओपन करोगे, कौन सा बाहर से ट्रैफिक अंदर आ सकता है, अंदर से कौन सा ट्रैफिक बाहर जा सकता है, आप सब कुछ यहाँ पर डिफाइन करोगे। ठीक है, तो एक मशीन के साथ आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच होगा, आप मल्टीपल भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप्स बनते हैं ये बेसिकली जनरली, ये हाँ, सबनेट लेवल पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि मशीन लेवल पे, या दोनों जगह? नहीं नहीं, सबनेट लेवल पे हमारा आता है नेटवर्क ACL। ओके। वो एक अलग लेयर ऑफ सिक्योरिटी आती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 1 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, 5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, 10 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, हर कंपनी फॉलो करती है कुछ ऐसे।
राइट? ये कुछ सिक्योरिटी फॉलो कर रही है, तो इसके अंदर हर एक लेवल होते हैं सिक्योरिटी के। तो ये सबसे पहले मशीन लेवल हो गया, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी ग्रुप का हो गया, उसके बाद सबनेट लेवल हो गया, उसका वीपीसी लेवल हो गया। तो यहाँ पर सबनेट लेवल पे नेकल आता है। उसके बाद एडिशनल फायरवॉल्स होते हैं, नेटवर्क पॉलिसीज होती हैं, वैप्स होते हैं। मतलब हर कंपनी ना, आप सुनोगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट सुनोगे कि 5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम लोग फॉलो करते हैं, 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम लोग फॉलो करते हैं। तो 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, 5 लेयर ऑफ सिक्योरिटी का मतलब यही हो गया कि जो आपका ट्रैफिक आ रहा है वो 7 जगहों से फिल्टर होते हुए आ रहा है, या फिर जो ट्रैफिक जा रहा है वो 7 जगहों से फिल्टर होते हुए जा रहा है। मेनली हम लोगों ने देखा होगा कंपनीज में कुछ लोग बहुत अच्छा पैकेज लेकर बैठे होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं सिक्योरिटी पे, और हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनका काम क्या है। वो लोगों का यही काम होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करना, सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करना। बट अब डेवऑप्स के आने से उनकी जॉब्स वगैरह पे थोड़ा सा हैम्पर हुआ है, क्योंकि अब जो है डेवऑप्स के हिसाब से सिक्योरिटी चलती है। बट ये काम होता है सिक्योरिटी टीम का, जो कि सिक्योरिटी वगैरह लगाती है। मेनली आप लोग सुनोगे, बहुत जल्दी सुनोगे, 7 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम लोग फॉलो करते हैं मॉडल, 8 लेयर ऑफ, 11 लेयर ऑफ, 15 लेयर ऑफ, 21 लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये सब सिक्योरिटी होती है। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास लिनक्स की मशीन है। देखो, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, राइट? और मैं विंडोज पे हूँ। तो विंडोज से लिनक्स पे जाने के लिए मुझे यहाँ पर एक टूल चाहिए होगा। जैसे हम लोग गिट बैश को यूज कर रहे थे, वो एक टूल है, वो कम्युनिकेट करवा रहा है मेरे विंडोज को एक लिनक्स मशीन पे। लेकिन लिनक्स मशीन भी एक पोर्ट पे कम्युनिकेट करता है। अब वो पोर्ट ओपन होना चाहिए। अगर वो पोर्ट ओपन नहीं है तो क्या होगा कि मैं लिनक्स मशीन से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो वो पोर्ट होता है 22, इसको हम बोलते हैं SSH का पोर्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे, और वैसे भी आप लोगों को याद ही होंगे, उसमें कुछ है नहीं। जैसे SSH हो गया, RDP हो गया, HTTP हो गया, LDAP हो गया, IMAP हो गया, POP3 हो गया। तो अभी जब हम इन सबको यूज करेंगे ना धीरे धीरे, तो सब समझ में आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप का मैं नाम देता हूँ लिनक्स सिक्योरिटी, ठीक है? तो नेमिंग कन्वेंशन हमेशा देते हुए चलो, ताकि ट्रबल शूटिंग में बहुत इजी रहता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एग्जिस्टिंग भी सिलेक्ट कर सकते थे, मल्टीपल ग्रुप भी मैं सिलेक्ट कर सकता था। अब यहाँ पर रिव्यू एंड लॉन्च, और यहाँ पर ये मुझे एक मैसेज दे रहा है कि भैया इंप्रूव योर इंस्टेंस सिक्योरिटी, ये ओपन टू द वर्ल्ड है, दैट्स ओके। ठीक है, और उप्स, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये मेरा फ्री टियर के लिए एलिजिबल नहीं है। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, जैसे अगर मैं अज़ोर की बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मेरा एक सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन के बाद जो भी मेरे रिसोर्सेज होंगे वो रिसोर्स ग्रुप के अंदर होंगे। मतलब जितने भी रिसोर्स मैं कुछ भी बनाऊं, VHD होगी मेरी, जो मेरी VHD होगी, या VM हो गया, नेटवर्क इंटरफेस हो गया, VNet हो गया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर होंगे। और जब मैं पावरशेल या किसी सेल स्क्रिप्ट के थ्रू मैं अपना कोड लिखता हूँ, तो जैसे मेरे को गेट हाइपन AGVM करना है, तो वो मेरे को गेट हाइपन AGVM और नेम से वो मेरे को वैल्यू नहीं देगा जब तक मैं वहां पे रिसोर्स ग्रुप नहीं दूंगा कि मैं किस रिसोर्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ओके, तो उस टाइप का यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का रोल यहाँ पे NSG लेवल का है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, या फिर ये रिसोर्स ग्रुप लेवल का है कि एवरीथिंग विल बी कम्स अंडर द सिक्योरिटी ग्रुप? नहीं, अभी ये जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट ये जो बोला है रिसोर्स ग्रुप का, ये मुझे भी इसका आइडिया नहीं, मतलब उधर कैसे काम होता है। लेकिन मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ क्लस्टर से, कि क्लस्टर वगैरह क्रिएट करते हो, प्लेसमेंट ग्रुप्स वगैरह बनाते हो, तो वो कैसे करके बनाते हैं वो अभी हम आगे आएंगे। नहीं, तो उसके सपोज बारे मेरे में को इस VM को पावरशेल के थ्रू मेरे को इसको फैच करना है VM को, इस VM की जो हाँ, हम वो बना। AWS CLI के थ्रू, AWS CLI के थ्रू, ओके, तो मैं वो अभी हम मतलब आगे देखूंगा। डायरेक्ट हाँ, नेम से ही हम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है मेरे एनवायरनमेंट में, और मेरी सेम नाम से 2 जगह VM है। तो मैं चलो सब्सक्रिप्शन में तो मैं लॉगिन करूंगा ही करूंगा, पहले मैं सब्सक्रिप्शन में आ गया तो मैं सिंपल VM नेम दूंगा तो मेरा आ जाएगा, क्योंकि नहीं, VM नेम से नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इंस्टेंस आईडी से, जो इसकी अच्छा यूनिक होगी। हाँ, ओके, इंस्टेंस आईडी वगैरह से। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मुझे 2 मैसेज दे रहा है। एक मैसेज दे रहा है इंप्रूव योर इंस्टेंस सिक्योरिटी, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि वो कह रहा है ओपन टू द वर्ल्ड है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर एक और मैसेज दे रहा है कि मेरा फ्री टियर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो भैया देख लूं EMI मैंने कौन सी सिलेक्ट करी है। ये तो फ्री टियर की है EMI, तो ये मुझे क्यों बोलता है? 12 महीने भी नहीं हुए मेरे तो इसको, अकाउंट को देख लेते हैं। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 40 GB यहाँ पर मैं ले लिया ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए टैगिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। फ्रॉड सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ। अब देखो, अब मुझे मैसेज नहीं आएगा, राइट? तो अब मैंने इसको लॉन्च किया। अब लॉन्च करते ही ये मुझसे एक
की पेयर मांग रहा है। अब ये की पेयर जो होता है ना, ये एसएसएच का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट एंड पब्लिक की। इसको डिटेल में अभी मैं समझाऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ इधर ही रहते हैं। और ये की पेयर को हम लोग जो है एक एग्जिस्टिंग की पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नया की पेयर भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर भी कर सकते हैं। बट अगर मैंने प्रोसीड विदाउट अ की पेयर किया तो मैं मशीन पे लॉगिन नहीं हो सकता। बट हाँ, दूसरे भी तरीके हैं एसएसएम के थ्रू लॉगिन करना, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए मैं एक की पेयर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आरएसए और ईडी, जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। तो ईडी वाला आई थिंक लिनक्स के लिए ही है, सिर्फ विंडोज में नहीं मिलता। और आरएसए तो हम लोगों को पता ही है, ये 3 बंदे थे जिनका नाम के इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पर मैं की पेयर का नाम देता हूँ टुडे, नहीं टुडे नहीं देते यार, कुछ और देते हैं, हेलो वर्ल्ड देते हैं, ठीक है। और मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, ये डाउनलोड हो गया और मैं लॉन्च इंस्टेंस यहाँ पर कर देता हूँ। अब जब मैंने लॉन्च इंस्टेंस किया तो मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है लिनक्स का। मैं उस पर लॉग इन कर सकता हूँ, मैं उस पर कोई भी काम कर सकता हूँ। तो लॉग इन करते हैं एक बारी। तो मैं उसी लोकेशन पे चले जाता हूँ जहाँ पर मेरा ये डाउनलोड हुआ होगा। आई थिंक डाउनलोड्स में ये होगा, तो ये रहा। यहाँ से गेट बैच में ओपन कर देता हूँ। ओके, तो इस मशीन पे मैं लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देते हैं ssh-i, और मेरा जो भी की पेयर का नाम है हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद जो भी यूजर नेम है ec2-user@। अब मैंने ec2-user क्यों लिया, इसका भी रीजन है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम लोग वापस आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, लिनक्स मशीन पासवर्ड स्टेप फॉर ec2 क्रिएशन। यस, तो हमारे पास ना बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होते हैं। मैं बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाता हूँ, नीचे। तो Amazon लिनक्स अगर आप बना रहे हो तो उसका डिफॉल्ट यूजर होगा ec2 यूजर। अगर आप CentOS बना रहे हो तो उसका डिफॉल्ट यूजर होगा CentOS। अगर आप Debian बना रहे हो तो उसका होगा रूट। फेडोरा बना रहे हो तो उसका होगा ec2 यूजर या फेडोरा। RHEL बना रहे हो तो ec2 यूजर और रूट। उबंटू बना रहे हो तो उबंटू। तो ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल, ये मैं स्लाइड शेयर करूंगा, तो इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल याद रखना कि अगर आपने डेबियन बना दी तो उसका जो यूजर नेम होगा वो एडमिन या रूट होगा। सूजी बना दी तो उसका तो चलो यही होगा, लेकिन वो रूट से भी लॉगिन हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये यूज किया और मैं इस मशीन पे लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इस मशीन पे लॉगिन कर दिया। अब ये जो मशीन है मेरे पास आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना एक वेब पेज हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। तो वेब पेज इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने उस दिन देखा ही था, sudo yum install httpd-y। आप कोई सा भी कर सकते हो, अपाचे भी कर सकते हो, टॉम कैट भी है, बहुत सारे हैं हमारे पास। अपाचे थोड़ा सा जल्दी होता है इसलिए मैं अपाचे कर देता हूँ। sudo yum sudo सर्विस httpd start। अब मैं इसकी सर्विस को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेब पेज भी क्रिएट कर देता हूँ, cd var www.html पे। यहाँ पर sudo nano index.html, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर कर्ल करूंगा, कर्ल http लोकल होस्ट। अब ये मुझे यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड की, ठीक है, ग्रेट। बट अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अब मैं ग्लोबली देखना चाहूँ, मतलब कि मैं इंटरनेट के थ्रू देखना चाहूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? अभी नहीं देख पाऊंगा। रीजन क्या है इसका, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मेरा पोर्ट अनेबल नहीं है। देखो ये नहीं चलता, राइट, यहाँ पर ये नहीं चलता। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मशीन थी इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। और यहाँ पर मुझे पोर्ट अनेबल करना पड़ेगा HTTP का। और वो पोर्ट कौन सा होता है, पोर्ट नंबर 80 होता है। तो मैं उसको अनेबल करूंगा। तो देखो ये रहा मेरा लिनक्स, तो मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ और इसमें मैं पोर्ट ऐड कर देता हूँ, पोर्ट नंबर 80। ओके, ये मैं आईपी आप लोगों को भी देता हूँ, आप लोग भी ट्राई करो कि आपके एंड से ये ओपन हो रहा नहीं हो रहा। चैट 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 कहाँ है, हियर इट इज। चलो एक बार ही चेक करो आप लोगों की यहाँ से ओपन हो रहा नहीं हो रहा। हेलो
अरे कहाँ गए दोनों? यही हाँ है। यही है। ओपन हो रहा नहीं हो रहा? नहीं अभी नहीं। ओके चलो, अब मैं एडिट करके मैं एक पोर्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कौन सा वाला करूंगा, कस्टम HTTP का। तो ये हो गया पोर्ट नंबर 80, और इधर कस्टम में मैं कर दूंगा एनीवेयर, मतलब 000। अब हम देखेंगे कि ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करो, एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा? चेक कर दो। हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉट सिक्योर आ रहा है, ये सर्टिफिकेट वगैरह का है। सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे आगे कभी करेंगे तो सर्टिफिकेट वगैरह बताऊंगा, एक वेबसाइट को सर्टिफिकेट वगैरह कैसे असाइन करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट का एरर है, इसको छोड़ दो, बट ये यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। अब मुझे इसको सिक्योर करना है। सिक्योर इन द सेंस कि मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरे यहाँ से ही खुले और कहीं से ना खुले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिक्योरिटी ग्रुप में वापस जाऊंगा, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें एडिट में जाऊंगा। यहाँ पर ये जो पोर्ट है, पोर्ट नंबर 80 जो है HTTP का, इधर कस्टम से हटाकर ना मैं इसको कर दूंगा माई आईपी, जो मेरा पब्लिक आईपी है सिर्फ उसके लिए, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ मेरे पब्लिक आईपी पे ही चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यस ये मेरे ही आईपी पे चलता है। और अगर मैं अब ट्राई करूं तो ये मेरे यहाँ तो खुल रहा है। आप लोग अपने यहाँ पर ट्राई करो कि ये ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। कैशे में आ गया होगा, इसलिए इनकॉग्निटो ब्राउजर पे आप ओपन करके देखना। ओपन हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा ना? ठीक है। तो ये लेकिन मेरे यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको सिक्योर कर दिया। कैसे मैंने सिक्योर किया, अपना आईपी देकर। अब मान लो कि मैं आपका आईपी भी देना चाहता हूँ, तो आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है व्हाट इज माय पब्लिक आईपी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लाउड की, तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक आईपी की बात करेंगे। हर एक मशीन के 2 आईपी होता है, एक होता है पब्लिक आईपी और एक होता है प्राइवेट आईपी। ऐसे करके लेना कि प्राइवेट आईपी जो होता है वो मशीन के अंदर की एप्लीकेशंस होता है उनको कम्युनिकेट के लिए होता है, और जो पब्लिक आईपी होता है वो क्या होता है, बाहर जाने के लिए, जो बाहर की चीजों से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, आप उसको ऐसे करके समझ सकते हो। अगर आप गूगल पे जाओ तो आप अपना पब्लिक आईपी मुझे दो। अगर वहां पर आईपी वर्जन 6 दिखा रहा है तो भी मुझे बताओ, मैं उसको भी करेक्ट करता हूँ। कैसे होगा? देर मिल गया आईपी? ये तो IPv6 दिखा रहा है। हाँ IPv6 दिखा रहा है। IPv4 भी दिखा रहा है। चलो बताओ IPv4। सिक्स वाला अगर दिखा रहा है तो उसको करेक्ट कैसे करना है बताऊं, या फिर 4 भी दिखा रहा है वहां पर? 4 भी दिखा रहा है अभी तो। हाँ 6 वाले को कैसे करेक्ट करते हैं वो मैं भी बताता हूँ। तो ये वाला आईपी मैं यहाँ पर दे दूंगा /32। /32 क्यों, वो CIDR ब्लॉक का होता है, दैट्स ओके। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने खुद से एक्सेस हटा दिया। मैंने किसको एक्सेस दे दिया, जो भी ये आईपी जो आप लोगों ने मुझे दिया है। आई थिंक अगर आप लोग एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो सबके पास पब्लिक आईपी एक ही आ रहा होगा, यही वाला आ रहा होगा जो अभी दिया है। तो आप चेक करो कि ये आप लोगों का चल रहा है नहीं चल रहा। देखो मेरे तो यहाँ से नहीं चल रहा। अब ये मेरे तो यहाँ से कर्सर घूमे जा रहा है, अब ये चल नहीं रहा। पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले आ जाएगा, द साइट कैन नॉट बी रीच आ जाएगी। आई थिंक साइट कैन नॉट बी रीच आएगा यहाँ पर। मेरे यहाँ से चल रहा आपके यहाँ चल जाएगा। है। चल गया ना? हाँ। तो देखो कैन नॉट रीच दिस पेज आ गया, तो दैट मीन्स कि हाँ ठीक है, इसका मतलब ये आईपी नहीं जा रहा। अब ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिक्योरिटी देते हैं। जैसे मान लो कि मेरे कंपनी के अंदर 4 डेवलपर्स हैं, उनको एक्सेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रूल्स ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने रूल ऐड कर दिया HTTP का, एक और मैं रूल ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास मान लो कि 10-12 ही यूजर्स हैं। ज्यादा यूजर्स होंगे तो नहीं यहाँ से मैनेज कर सकते, क्योंकि इस फाइल को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे कस्टम में मैंने यहाँ पर अपना आईपी डाल दिया, माई आईपी। तो देखो HTTP का रूल है, HTTP का रूल है, यहाँ पर मैंने लिख दिया उत्तम मशीन।
ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया विकी मशीन, ठीक है, और ये फॉर ऑल हो गया, क्योंकि ये 000 है, मतलब कहीं से भी जिसके पास भी पेम्प की होगी वो इस पे लॉग इन कर सकता है। मैं इसको भी सिक्योर कर सकता हूँ, तो सिक्योरिटी फीचर है ना ये मेरे पास। देखो मैं कितना सिक्योर कर सकता हूँ अपना एनवायरनमेंट, मैं पूरे का पूरा सिक्योर कर सकता हूँ। बट अगेन मुझे रूल्स ऐसे करके बनाने पड़ेंगे, जो सा ही पोर्ट मुझे ओपन करना है वो मुझे देना पड़ेगा। तो अभी देखो इस पोर्ट पे चल रहा होगा, इस पोर्ट पे चल रहा है, ओहो ये दोनों एक ही आईपी हो गए, नहीं ये दोनों अलग अलग आईपी हैं। ओके, जियो है क्या आप लोगों के पास भी? हाँ जियो है। हाँ देख रहे हो एक चीज, जियो फाइबर के आईपी दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब वाओ, हम लोग एक ही सबनेट में है यार। जिस दिन मेरा नेट डाउन होगा उस दिन तुम लोगों का भी होगा, वाओ। ग्रेट। आईपी एड्रेस देख रहे हो दोनों सेम, 186 187, स्लाइटली सा रेंज में डिफरेंस है। अब ओके वो सबनेट अलग है। हाँ सबनेट अलग है, लेकिन है तो एक ही वीपीसी का पार्ट, तो सारे एक ही रूल लग रहे होंगे। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पर सिक्योर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आउटबाउंड ट्रैफिक को हम कभी नहीं छूते। अगेन मैं वही वाला एग्जांपल दूंगा जो मैं बोलता था, आप अपने घर से अगर बाहर जाना चाहो आप जा सकते हो, लेकिन जो घर के अंदर आ रहा है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहो तो घर से बाहर जाने वाले के लिए भी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो। वो हम नैकल में सीखेंगे। नैकल हम लोग कब सीखेंगे? जब हम लोग वीपीसी पे आएंगे, तो अभी उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, मशीन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलो 2 मिनट लेते हैं, सारी चीजें रिकैप करो, कोई भी क्वेश्चन है पूछो। जैसे ये मेरी वीएम बन गई है, तो बेसिकली मेरे को डिस्क वगैरह में जाना है, तो फिर मैं वीएम के अंदर से जाऊंगा, ऑप्शन आते हैं इसमें भी हाँ ऐसे? हाँ, वीएम के अंदर से बिल्कुल यहाँ पर आप बिल्कुल जा सकते हो ना। अब जैसे लिनक्स की है तो LSBLK करके आप जा सकते हो। तो ये रहा माउंट 8 GB के, पोर्टल से नहीं देख सकता? पोर्टल से बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें अभी हम आएंगे। तो ये रहा वॉल्यूम्स, ओके। अभी आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे करके सब पे आएंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम है, तो देखो अगर मुझे यहाँ पर मतलब मान लो मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं, तो मैं कैसे करके सर्च कर सकता हूँ? विद द हेल्प ऑफ टैग। तो टैगिंग में जैसे मैं प्रोजेक्ट यहाँ पर देता हूँ, तो देखो ये टैग आ गया। तो प्रोजेक्ट कौन सा वाला था? कुकी। तो कुकी प्रोजेक्ट क्या है? ये वाली वॉल्यूम है। अब मुझे पता है कि ये वाली वॉल्यूम जो है ये मेरी है, और देखो यहाँ पर ये अटैच इंस्टेंस भी दिखा रहा है, और ये इन यूज दिखा रहा है। ऐसे करके मैं अटैच भी कर सकता हूँ। बट अगेन नेक्स्ट स्टेप है, अभी हम उसको रोकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप है, अभी उसमें आएंगे। ये बता रहा है कि इनक्रिप्टेड नहीं है, KMS ID नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता रहा है, बट दैट्स ओके। ओके, यहाँ तक तो क्लियर जो यहाँ भी? पे हाँ अगर मैं अजोर पे कोई भी मतलब डिस्क, ओएस डिस्क हो या डेटा डिस्क हो, बाय डिफॉल्ट वो आ, एक वो होती है पीएम के, प्राइमरी मैनेज की, ठीक है, तो उससे वो बाय डिफॉल्ट होती है, तो इसमें नहीं होती क्या बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्ट डिस्क? PMK से, PMK इंक्रिप्शन, PMK इंक्रिप्शन, एक सेकेंड, सर्वर साइड इंक्रिप्शन है ना? हाँ सर्वर साइड है, PMK फॉर अजूर डिस्क मैनेज बाय डिफॉल्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी होता है ना डिस्क मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट। ये देखो, हम अभी उस कॉन्सेप्ट में है नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने पूछा है तो ये रहा है। अगर जब भी मैं एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा होता हूँ ना, जैसे मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, वही जो वॉल्यूम के अंदर KMS वाला ऑप्शन था ना, उसमें बाय डिफॉल्ट का भी एक ऑप्शन होता है, मैं दिखाया था। तो मेरा लैपटॉप मुझे लगता हो गया पुराना, स्लो हो जाता सब कुछ इसमें। आपने इतना कुछ रख रखा है ना इसमें। हाँ इसकी गलती नहीं है। ये तो बहुत यूज हो गया, पता नहीं कितने कितने इसने वो कर डाले। अब स्लो हो गया, एंसिबल, वेंसिबल, टेराफॉर्म, जावा, पाइथन सब डाल डुल के ना अब ये मर गया। अब ये कहता है मुझे स्वाहा कर दो अब थोड़े दिनों में। ओके, लॉन्च इंस्टेंस पे आते हैं। ओके, एक काम करो, आप अपनी शेयर करो स्क्रीन, देखो मैं एक्सेस देता हूँ। लैपटॉप पे हो ना? लॉग इन हो ना AWS अकाउंट पे? नहीं अभी नहीं हो लॉगिन, ओके, लॉग इन नहीं हो, चलो फिर कोई बात नहीं, फिर रहने ही दो। ये तो यार हर बार ही वेट दिखाता है। वेरी गुड।
ऊपर से एक बार रिफ्रेश कर लो। ये लो जी, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दिया। चलो ओके, और यहाँ पर मैं स्टोरेज में आ जाता हूँ सीधा। मर गया है ये, कहाँ है इसका इंस्पेक्ट। लिनक्स मशीन है, अच्छा। इंटरनेट की दिक्कत नहीं है, ब्राउजर की दिक्कत है। ओ भाई, ये क्या हुआ इसको, वापस यहीं पर ही आ गया। स्टोरेज ओके, ये रहा, देखो इंक्रिप्शन के अंदर ये रहा डिफॉल्ट। ठीक है ना, मैं इसको लेकर चल सकता हूँ डिफॉल्ट को। हेलो 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 हेलो। ये हाँ हाँ, मैं म्यूट पे था। हाँ इसमें बेसिकली एनक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पीएम के होता है या कोई और होता है? ओके, इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, यहाँ पर हम लोग दो तरह की इंक्रिप्शन यूज करते हैं, सिमेंटिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, अब जो आप इंक्रिप्शन की बात कर रहे हो पीएम के, वो है सर्वर साइड इंक्रिप्शन है, राइट। एक सेकंड, अभी हमने देखा था, कहाँ देखा था, यहाँ पर देखा था। पीएम के इंक्रिप्शन कौन सा है, ये वाली सर्वर इंक्रिप्शन कौन साइड। से, सर्वर साइड इंक्रिप्शन है। तो सर्वर साइड इंक्रिप्शन हो गया, तो दैट मींस ये हो गई सिमेट्रिक, तो वो है। इसमें दो होते हैं, एडी ओके, और पीएम के। पीएम के और एडी, एडी एडी एडीई। Azure Disk Encryption for Virtual Machine, ओके। ये भी वही होगा, कोई एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक में से कोई ना कोई होगा, वही होते हैं सारे। डीएम encrypt feature of the Linux platform encryption and the OS data disk, ADA leverage the instant। बिट ओके, लॉकर बिट वगैरह वाला लॉकर होता वाला, ओके। बिट लॉकर इनके पास नहीं है कॉन्सेप्ट, Amazon के पास बिट लॉकर नहीं है, बट विंडोज पे तो बिट लॉकर होता है, इनके पास नहीं। अच्छा, ये विंडोज, ये अजूर है ना, है। हाँ अजूर हाँ। तो मतलब विंडोज ही, हाँ, बिट लॉकर यूज कर रहा होगा, राइट 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 राइट। बिट लॉकर यहाँ भी होगा ना हमारे पास, आपकी मशीन पे तो होगा। आपने तो अभी लैपटॉप नया लिया ना, तो बिट लॉकर तो 100% होगा। मेरे पास है क्या, हाँ मेरे पास भी है। वाह, पुराना है लेकिन बिट लॉकर मेरे पास भी है। हाँ, बिट लॉकर है मेरे पास। तो वो ये इंक्रिप्शन है, तो अलग अलग टाइप की इंक्रिप्शन है। ओके, ग्रेट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन कि हमने कैसे करके मशीन, मतलब मशीन क्रिएशन कैसे थी, मशीन हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स क्या क्या होती हैं। अभी हम मशीन लोगों का ने नाम हमने कहाँ पे दिया था इसमें, सिक्योरिटी वो ग्रुप के जब अंदर? टैगिंग 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 टैगिंग, टैगिंग में देते हैं मशीन का नाम। हाँ मशीन का नाम टैगिंग में देते हैं। तो देखो, हम टैग्स वगैरह, ये रहे टैग्स, तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर मुझे चेंज करना है तो। हाँ, टैगिंग वगैरह तो है, मतलब Azure में भी हम ऐसे करते हैं, बट वहां पे मशीन का नाम, मतलब सबसे पहले मशीन का नाम ही दिया जाता है, इसमें थोड़ा अलग है। अच्छा, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गई, मैंने कभी देखा ही नहीं है, मतलब कभी चांस ही नहीं मिला। अभी जीसीपी का प्रोजेक्ट है मेरे पास, लेकिन उसका तो बिल्कुल भी नहीं, अजूर का तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पता। हम्म। नहीं, बहुत हम्म, कुछ अलग है, काफी डिफरेंसेस है, मतलब मतलब एक तरह से ऑपरेशन करने में भी, जैसे वीएम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें बहुत डिफरेंसेस ओके है। ओके ओके ओके।
ग्रेट। वहां पे इंस्टेंस आईडी वगैरह कुछ नहीं होता, वहां पे रिसोर्स ग्रुप होता है एक तरह से। ओके। हाँ। और हमारे यहाँ पर ये जैसे कैपेसिटी रिजर्वेशन वगैरह ये सब होते हैं, और यहाँ पर प्लेसमेंट ग्रुप्स होते हैं, बट प्लेसमेंट ग्रुप्स का यूज प्लेसमेंट ग्रुप्स तो वहां पे होता है, बट नहीं, प्लेसमेंट ग्रुप नहीं होता वहां पे, वो तो अलग चीज हो गई। वहां पे रिसोर्स ग्रुप ही होता है बेसिकली, मेनली जो है एक जस्ट लाइक अ कंटेनर, जो भी आप रखोगे रिसोर्स ग्रुप में रखोगे। ओके। रिसोर्स AWS बना कॉफी। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। चाय इंफॉर्मेशन 5-10 मिनट। ओके, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप इन्फॉर्मेशन क्रिएटिंग अकाउंट लेवल। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो मशीनों वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हो ना, नहीं नहीं वो नहीं है। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप किसी दूसरी चीज के लिए है। ओके, कोई क्वेश्चन अब तक? अच्छा, एक और चीज, जब भी मशीन से काम खत्म हो जाए तो उसको हमेशा टर्मिनेट कर देना। अच्छा, ये कोस्टिंग यहाँ पे जैसे मैंने टर्मिनेट कर दिया तो स्टॉप हो जाएगी, तो बिलिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर मैं लिनक्स जो एडमिन है वो ओएस साइड से मशीन को स्टॉप कर देता है, पोर्टल से नहीं करता, तो अजोर पे क्या है कि वहां पे बिलिंग कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे क्या है? बिलिंग कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि जब भी हम मशीन बनाते हैं उसमें एक चीज नहीं होती, उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होती है EMI, एक होती है इंस्टेंस, एक होता है नेटवर्क, सॉरी 4 चीजें होती है, एक होती है डिस्क। अब इन चारों में से अगर किसी भी चीज का अगर आपने कॉस्टिंग वाला पार्ट लिया है तो उसके पैसे तो चलते रहेंगे, चाहे आप मशीन को स्टॉप भी कर दो तो। अगर नहीं आप यहाँ मतलब जैसे वहां पे क्या है कि अगर मेरे पास पब्लिक आईपी है तो उसकी कोस्टिंग चलती रहेगी। डिस्क है स्टोरेज, काइंड ऑफ नहीं, स्टोरेज की यहाँ कोस्टिंग पर हमेशा रहेगी। नहीं नहीं, स्टोरेज की कॉस्टिंग अभी हम लोगों ने देखा था 30 जीबी या फिर अगर 100 IOPS तक फ्री रहती है यहाँ पर। ओके। पब्लिक आईपी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। इलास्टिक आईपी के बिल्कुल पैसे हैं। इलास्टिक आईपी क्या होता है वो हम कल की क्लास में करने वाले हैं, इलास्टिक आईपी वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो ओके। यहाँ पर देखो, जब भी एक मशीन होती है ना तो वो 4 चीजें इंक्लूड कर रही है, तो इन चारों में से अगर किसी की भी कॉस्टिंग होगी ना, फ्री वाले में नहीं आएगा तो उसकी कॉस्टिंग चलेगी। लाइक सपोज ये क्वेश्चन ना बहुत मतलब आता है, कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें। हम लोग क्या करते हैं, मशीन को हमने स्टॉप कर दिया, उसके बाद हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ देखते हैं कि मशीन की बिलिंग बहुत हाई हो रखी है, तो हम लोगों को फिर जाकर समझ में आता है कि इस मशीन के साथ जो है ये सारी चीजें भी अटैच है, इनकी कॉस्टिंग नहीं रुकी है। मशीन को जब हम स्टॉप करते हैं सिर्फ एक EMI होती है जो रुक जाती है, दैट्स इट। सिर्फ एक मशीन रुक जाती है, लेकिन जो हाँ, उसके साथ जो स्टोरेज कनेक्ट है उसकी बिलिंग चलती रहेगी, जो नेटवर्क कनेक्ट है उसकी बिलिंग चलती रहेगी, अगर इलास्टिक आईपी है तो उसकी बिलिंग चलती रहेगी। तो मतलब मशीन स्टॉप है तो निक की तो कोई बिलिंग होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। निक की बिलिंग क्यों नहीं होगी? निक एक अंडरलाइन कहां से आ रहा है? उनके अंडरलाइन हार्डवेयर से आ रहा है। निक आपने एक यूज कर लिया, वो निक ये किसी और को दे नहीं सकते वाला लिंक, वो आपके साथ अटैच है, तो उसकी बिलिंग बिल्कुल होगी। अजोर में नहीं होती बिलिंग। नहीं, अजोर में हो सकता है कि नहीं होती हो। अभी आपने बोला ना कि थोड़ी सी चीजें चेंज है, तो मैं अजोर कुछ बोल भी नहीं सकता कि अजोर का कभी मैंने तो कंसोल भी नहीं देखा नहीं, मैं उसका। आई एम जस्ट मतलब वही है कि जो मेरे को वहां पे मतलब वहां पे मेरी चीजें क्लियर है, तो यहाँ पे वो है कि नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग द नहीं, थिंग। यहाँ पर तो बिल्कुल नेटवर्क अगर एक है तो बिल्कुल है, उसकी बिलिंग बिल्कुल चल रही है। जो तो यहाँ पर फ्री है वो मैंने बताया कि यहाँ पर ये चीज फ्री है। अगर कल की डेट में हम वीएम को डीकमीशन करने का वो कर रहे हैं तो हमें निक को भी हटाना पड़ेगा। मैम निक को ओके, तो वो तो बाय मतलब डिफॉल्ट हटता है ना। निक तो बाय डिफॉल्ट हट जाएगा। निक अभी हम लोग निक देखो, जब एक मशीन बनती है ना, आप अपना लैपटॉप देखो, उसके अंदर एक इथरनेट कार्ड होगा, एक ही होगा, राइट? एक एक ही है, इथरनेट बट अब निक क्या है, रिलीज होगा, डिलीट नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर देखो, अब मैं ENI पे आ ही जाता हूँ, अब ये क्वेश्चन उठा है तो यहाँ पर ये रहा ENI नेटवर्क इंटरफेस। हमने मशीन को टर्मिनेट कर दिया क्या? हाँ, कर दिया। कर दिया, ओके। तो ये रहा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो ये भी उठ जाएगा। अच्छा, ये जैसे ही आपने मशीन को टर्मिनेट किया तो हाँ, आपका निक भी हट गया। निक भी हट गया। अब निक के अंदर एक और चीज है, अगर मैं एक एडिशनल निक लगाता हूँ
एडिशनल निक लगाऊंगा वो नहीं हटेगा, उसको मैन्युअली जाकर मुझे हटाना पड़ेगा। आ गया? लेकिन अगर मैंने एक निक क्रिएट किया और उसको मैंने अटैच किया तो वो नहीं हटेगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर मैं 2 दिन बाद इस मशीन को 2 बार से अप करता हूँ तो वो तो उसका आईपी चेंज हो जाएगा। हाँ, पब्लिक आईपी पे है ना, पब्लिक आईपी इफॉर्मल आईपीज होती है हाँ, वो, जैसे ही पब्लिक आईपी तो वहां पे भी, अगर मैं प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे अगर मैं पब्लिक हूँ तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आईपी नहीं मिलता। नहीं, प्राइवेट आईपी मिलता है। ओके, एक मशीन बनती है, उसके 2 आईपी होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। यस। अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, पता है किस चीज में आप कंफ्यूज हो रहे हो? पब्लिक प्राइवेट आईपी में। जो अभी आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हो ना कि पब्लिक आईपी मेरा फिक्स रहे, चाहे मैं मशीन को स्टॉप कर दूं, उसके नहीं बाद में नहीं उसको नहीं, ओके। पब्लिक आईपी तो वहां पे भी एकदम से उड़ जाता है। जैसे ही मैं मशीन को डीएलोकेट करता हूँ, आई मीन टर्मिनेट करता हूँ, तो मेरा क्या है कि पब्लिक आईपी वहां पे ऑप्शन होता है कि आपका पब्लिक आईपी को आप रिजर्व रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, तो वो चेक करना पड़ता है वहां पे। तो वहां पे अगर मैं नहीं चाहता तो वो उड़ जाएगा, पब्लिक आईपी हट जाएगा। ओके लेकिन ओके मेरा जो ओके प्राइवेट आईपी जो मेरे वीनेट से आ रहा है, मेरे सबनेट से मेरे को मिला है, वो मेरा एज इट इज रहेगा। क्योंकि मशीन अगर मैं 10 दिन बाद भी, बेसिकली ज्यादा तो वीनेट ये अपना प्राइवेट आईपी यूज होने नहीं वाला है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब यहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, वेट करो वेट करो। ये कॉन्सेप्ट जो बता रहे हो उसमें 3-4 चीजें इंक्लूड करके बता रहे हो, मैं बताता हूँ। एक मिनट रुकना। एक मशीन है, इसके पास 2 आईपीस है, ठीक है? करेक्ट। एक आईपी है इसका प्राइवेट और एक आईपी है इसका पब्लिक। ये जो प्राइवेट आईपी है ये इसका एक सबनेट से आ रहा है, एक वीपीसी से आ रहा है। राइट। ये इसके साथ हमेशा रहेगा, ये नहीं हटेगा टिल द टाइम मैं मशीन को डिलीट नहीं कर देता, या फिर मैं अपनी मशीन पे जाकर मैं एक कमांड नहीं चलाता आईपी फ्लश, आईपी डीएनएस फ्लश, तब तक के लिए आईपी रहेगा ही रहेगा। या फिर अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर जाता हूं dsa.msc, यही होता है ना, dsa.msc होता है या राइट। फिर ये तो एडी का होता है ना। नहीं यार, dsa.msc तो एडी का होता है, इसका क्या होता है? एनएस क्या करना चाह रहे हो? नेटवर्क, उसमें जाना चाहता हूँ जहां पर नेटवर्क, जहां पर मेरा एनसीपी, फायरवॉल। एनएससीपी एन एनएससीपी एन एनसीपीएल। एनसीपीएल क्या होता है? एनसीपीए.cpl। हाँ। हाँ, अब देखो इतनी चीजें भूल जाता है इंसान, कोई नहीं। एनसीपीए.cpl में अगर मैं जाता हूँ या मैं यहाँ से जाकर इसका प्राइवेट आईपी में चेंज नहीं कर देता, वाह, चलो आप समझ गए, वो राइट क्लिक करके मैं वहां से चेंज नहीं कर देता, तब तक के लिए प्राइवेट आईपी नहीं जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर पब्लिक आईपी की। पब्लिक आईपी की एक डेफिनेशन है जो कि अमेज़न से रिलेटेड नहीं, जो कि पूरी क्लाउड के लिए चलती है। पब्लिक आईपी को बोला जाता है इफर्मरल आईपी। इफर्मरल आईपीस की एक क्वालिटी क्या होती है? टिल द टाइम दे आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क ये रहेंगे, जैसे ये नेटवर्क से हटे ये चेंज हो जाएंगे। ये क्या होगा? ये अनअसाइन पूल में चले जाएंगे जहां से ये आए थे। जो हमारे पास डोरा का प्रोसेस होता है, डीएससीपी का जो प्रोसेस होता था, बट बिल्कुल सेम। यहाँ पे ये एक है सेकंड कि एक सेकंड वो मैं, ठीक है। अब आपने बोला, ठीक है, ये पब्लिक आईपी है। यहाँ पर अगर मुझे ये पब्लिक आईपी को फिक्स करना है तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी की कॉस्टिंग होती है और ये मैं खुद मैन्युअली चूज करता हूं अगर मुझे मशीन को देना है तो। अब जब हम अजूर की बात कर रहे हैं तो वहां पर अगर ये वाला ऑप्शन आता है कि पब्लिक आईपी मुझे फिक्स रखना है तो दैट मींस उसका मैं इलास्टिक आईपी फिक्स रखता हूँ, ठीक है। तो वो इलास्टिक आईपी फिक्स रख रहा हूँ। पब्लिक आईपी में अगर वो कह रहा है ना पब्लिक आईपी को फिक्स रखना है, दैट मींस वो उसको इलास्टिक आईपी में कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, जहां पर मैं इलास्टिक आईपी क्रिएट करता हूँ और वो क्रिएट होकर यहाँ पर अटैच होता है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या है कि अगर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा पब्लिक आईपी बाय डिफॉल्ट उसको मिलेगा, या अगर मैं मतलब मैं सबनेट आईपी में यूज कर रहा हूँ, अपनी प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक आईपी भी उसके साथ अटैच रहेगा कि? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक आईपी रहेगा ही रहेगा उसके साथ। हमारे अच्छा। पास ऑप्शन बट होता है, एक सेकंड, हमारे पास ऑप्शन होता है जब भी हम एक मशीन क्रिएट कर रहे होते हैं। अभी हम लोग इन ऑप्शंस पे आए नहीं है, बट यहाँ पर अगर मैं नेटवर्किंग ऑप्शन पे आऊं, ये रहा नेटवर्किंग ऑप्शन, तो देखो यहाँ पर ये रहा ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, ये अनेबल है अभी, इसको मैं हाँ डिसेबल कर सकता हूँ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये डिसेबल करने के, मैं अगर मैं अपने एनवायरनमेंट की बात करूँ जिसको मेरे को पब्लिक आईपी देना ही नहीं है, तो वहां पे तो मैं इसको हाँ डिसेबल ही करके रखूंगा। हाँ, बिल्कुल डिसेबल करते हुए चलूंगा। तभी मैंने बोला कि इस स्क्रीन को मैंने क्यों छुड़वाया, मैंने बिल्कुल छुड़वा दिया ना। मैं कहा इसको नेटवर्किंग में करेंगे, नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस अभी उठते रहेंगे। ये ओके। सारा वीपीसी का पार्ट है। एक चीज और है, हम्म लास्ट क्वेश्चन।
मेरे अगर एक वीएम पे मैंने 2 सबनेट आईपी मैंने अटैच कर दी, एक इंस्टेंस के साथ 2 सबनेट आईपी अटैच कर दी, तो यहाँ पे मैं दोनों को यूज कर सकता हूँ कि जो मेरा प्राइमरी रहेगा आईपी, जो मेरा प्राइमरी प्राइवेट आईपी रहेगा उसी को यूज करूंगा, दूसरे वाले को नहीं कर सकता। अगेन अपने लैपटॉप को देखो, उसके ऊपर एक इथरनेट कार्ड है, राइट? एक इथरनेट कार्ड है, मतलब एक ही नेटवर्क उससे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही प्राइवेट आईपी उस पे आ सकता है। अब अगर आपको मल्टीपल आईपी चाहिए, मतलब आपको मल्टीपल इथरनेट कार्ड चाहिए, तो आपको एक इथरनेट कार्ड लगाना पड़ेगा। आप बिल्कुल लगा सकते हो। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसको। आप बिल्कुल लगा सकते हो। उस मशीन के साथ 2 आईपी रहेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट होता है डॉकर वगैरह का, या फिर हम लोगों को जब 2 आईपीस चाहिए होते हैं, 2 आईपीस किस लिए चाहिए होते हैं कि हम लोग ना ट्रैफिक को सेग्रीगेट रखते हैं, एक मैनेजमेंट ट्रैफिक को अलग रखते हैं, एक बैकअप के ट्रैफिक को अलग रखते हैं, तो उसके अंदर हम लोग 2 नेटवर्क कार्ड बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वो बिल्कुल हो सकता है, उसमें 2 आईपीस आ जाएंगे आपके पास, 2 आइडेंटिटी हो जाएगी उस मशीन की। हाँ, दोनों आईपी से वो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, हाँ, दोनों से कर सकते हैं। वो ये मेनली होता है। अरे ये कॉन्सेप्ट था ना वीएम में, शायद करते भी थे आईबीएम में, मुझे याद नहीं है, मैंने देखा था। शिखा है क्या अभी कॉल पे? चली गई? चलो, शिखा नहीं है, यही है। शिखा याद है वो 2 आईपीस देते थे हम लोग, एक वीएम को 2 आईपीस देते थे, मैनेजमेंट आईपी देते थे और एक दूसरा आईपी देते थे, याद है? करते थे वीलैन से हम लोग 2 आईपीस देते थे मशीनों को। नहीं, मैनेजमेंट आईपी डिफरेंट होता है, वो ऐसे आईपी उसको देते नहीं थे। नहीं देते थे, अब पता नहीं फिर मैं नहीं, कहाँ। वो VMware के एंड से पार्ट। बट हाँ, ओके, एक VM में एक से ज्यादा आईपी तो दे सकते हो ना। हाँ, वही इथरनेट कार्ड वाला कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, ठीक है। नहीं, मुझे वो थोड़ा सा आईबीएम का याद आया। अब मैं भी हो सकता है रॉन्ग हूँ, क्योंकि मैंने कहीं और देखा हो, मुझे भी याद नहीं। बट ये जो सारे जो आपने कॉन्सेप्ट पूछे ना, ये बिल्कुल आता है। ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग डॉकर वगैरह का यूज करते हैं ना, जब हम अपने ट्रैफिक को सेग्रीगेट रखना चाहते हैं, मतलब हम ट्रैफिक को अलग अलग रखना चाहते हैं, अलग अलग आईपी से, तो हम लोग उसमें करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम लोग 2 दे सकते हैं, 2 इसको आईपीस वगैरह बिल्कुल दे सकते हैं। उसमें नेटवर्क कार्ड हम लोग अटैच कर सकते हैं। वही मैंने बोला, नेटवर्क इंटरफेस, जिसको मैंने बोला था कि अभी छोड़ दो, आगे हम लोग वीपीसी के टॉपिक में देखेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उत्तम ने आज चुन चुन के वही क्वेश्चन पूछे जो सारे मैंने कहा था कि आगे देखेंगे हम। सही है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। नहीं, होने भी चाहिए सारे क्वेश्चंस। और कोई इसके अलावा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नहीं, तो ठीक है। हम लोग कल सुबह कितने बजे मिलते हैं? कल का टाइमिंग बताओ मुझे। कल 1 तारीख है, 9:30 ना? ठीक है, 9:30। ठीक है, 9:30 हम लोग मिलते हैं कल। हम लोग थोड़ा सा पहले मुझे मशीनों के बारे में बताना है कि EC2 मशीन वगैरह, रिजर्व्ड इंस्टेंस वगैरह, ये सब क्या होता है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल आधा घंटा हम लोग चलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्नैपशॉट वगैरह, वॉल्यूम्स कैसे अटैच करते हैं, वॉल्यूम्स को बढ़ाते कैसे हैं। और कल एक विंडोज की मशीन मुझे याद दिलाना, क्योंकि विंडोज में बहुत ही कम करता हूँ काम, तो विंडोज का याद दिलाना कि विंडोज पे एक मशीन बना के हम उस पे फायरवॉल को एडिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे करके पोर्ट उसमें एडिट हो सकते हैं। ठीक है, फायरवॉल पे। तो अगर वो नहीं आता तो उसको भी कर लेंगे, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है वो भी। ठीक है, तो कल हम लोगों का एजेंडा ये रहेगा। और परसों का फिर हम लोग थोड़ा सा लिनक्स पे आएंगे, लिनक्स की चीजें करेंगे, जैसे हम लोग मशीन पे लॉगिन कर रहे हैं वो सब कुछ, की यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सब हम लोग आएंगे। ठीक है, ओके। तो कल सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। और बस एक काम है आप लोगों का, उत्तम मेरे साथ ना शेयर कर देना अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी AWS अकाउंट का। हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है ना? अपने बैंक अकाउंट का नहीं करना, करना कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ओके, अच्छा, बाय मेरे को बाय। आपने वो जीमेल कर रहे थे ना मेरे को ये हाँ, पीपीटी के मैंने लिए। नहीं किए, मैं भूल गया, सॉरी। कल उसके बाद भी क्लास थी, मैं भूल गया। मैं आज पक्का कर देता हूँ, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स में कर देता हूँ। ठीक है, विक्की, मुझे भी करना। और उससे पहले जो 2 क्लासेस हुई है ना, उसमें हाँ भी जो हाँ, वो कमांड्स सब वगैरह में। की है, वो वाली फाइल थी। कल की मेरी टू डू आइटम में वही चीज एक पेंडिंग रह गई थी, मैंने सुबह उठ के देखी थी, मैं कहा शिट, ये पेंडिंग रह गया। गलत है, ये पेंडिंग रहना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। चलो, मैं भेजता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है? ओके, ओके, बाय ओके जी, चलो, बाय 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 बाय। बाय।